वेलकम। यह एक नई स्टोरी है जिसमें ऐना अपनी माँ को बताती रहती है कि आज उसे सिर्फ 10 कोड़े ही पड़ने वाले हैं। उसके पिता उसे उसकी माँ की तरह ही आवारा औरत कहते हैं, लेकिन जो कुछ भी उसने किया उसके लिए उसके पिता उसे भगवान से माफी मांगने के लिए कहते रहते हैं। वह तो बस एंटोन से एक किताब लेकर पढ़ना चाहती थी। उसे नहीं पता था कि इसके लिए इतना ज्यादा उसके पिता गुस्सा हो जाएंगे। वह उसे एक बच्चालन लड़की बता रहे थे। वह बिल्कुल उसकी माँ की तरह थी और इसीलिए वह उसे बहुत ही ज्यादा सजा देते हैं। इसके लिए वह उसे कई ज्यादा पैरों पर कोड़े मारते हैं। उसके पिता ने उसे कहा कि उसे उसके पापों का प्रायश्चित ईश्वर से प्रार्थना करके करना होगा। इसलिए अगर उसे पता चल गया कि वह बिना अनुमति के यहाँ बाहर आई है तो वह और भी ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन अचानक से ही उसे एक भव्य सा कैरिज आता हुआ दिखाई देता है, जो कि इस तरह के ग्रामीण इलाकों में मुश्किल से ही दिखाई देते थे और शायद इसीलिए वह उस स्वर्णिम रथ से प्रार्थना करना चाहती थी कि वह उसे स्वर्णिम भूमि तक ले जा सके। ऐना जल्दी से अंदर आ जाती है। उसकी माँ के देहांत के बाद में उसके पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि वह किसी और से बात करे, इसीलिए वह हमेशा ही उसे उसकी माँ के कमरे में बंद किया करते थे और उसे चर्च से बाहर जाने की भी अनुमति नहीं थी। इसीलिए वह अपने दोस्तों के साथ भी नहीं खेल सकती थी। यहाँ तक कि कोई भी चर्च में प्रार्थना करने के लिए आता था तो उसे छिपना पड़ता था। इसीलिए यदि किसी ने भी गलती से उसे देख लिया तो वह उसे पीट पीट कर मार ही डालेगा। इसीलिए ऐना प्रार्थना करती रहती है कि वह कैरिज जल्द से जल्द यहाँ से चला जाए। यह एक स्वर्णिम रथ था जो कि स्वर्ग में जाया करता था। इसकी प्रार्थना उसे बहुत ही ज्यादा पसंद थी, क्योंकि उसे सुनने पर जैसे कि उसका दर्द और दुख पूरी तरह से उससे मुक्त हो जाए। और उसने उसके पिता द्वारा बाइबल में ही इसके बारे में सुना था, लेकिन जो बुक उसे एंटोनियो ने बताई थी उसमें तेज धूप, हरे भरे जंगल, भव्य शानदार इमारतें और खूबसूरत दृश्य थे जो कि उसने पहले कभी नहीं देखा था। इसीलिए वह आशा कर रही थी कि कितना अच्छा होगा यदि वह सुनहरा रक्त उसे स्वर्ग में ले जाए, ठीक उसकी प्रार्थना की तरह। वह कोई नोबल व्यक्ति था जो कि चर्च के अंदर आते हुए क्लोई क्लोई नाम पुकारता रहता है। यह सुनकर ऐना भी सरप्राइज हो जाती है कि वह उसे क्यों ढूंढ रहा है, क्योंकि वह उसकी माँ का नाम था। दूसरे व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा था कि काउंट लोड्रेड को इस जगह के बारे में कैसे पता चला, और उसे देखकर ही काउंट लोड्रेड जल्दी से जल्द उसे गिरफ्तार करने के लिए कह देते हैं। काउंट के आदेश पर नाइट जल्द ही उसे पकड़ लेते हैं और वह व्यक्ति ऐना को वहां पर देखकर शॉक हो जाता है और उसे इशारे से चुप रहने के लिए कहता है, जिसे देखकर ऐना बहुत ही ज्यादा डर जाती है। ऐना का पिता उसके लिए बहुत ही ज्यादा डरावना था। उसकी माँ की मृत्यु के पहले भी वह ऐसा ही था, हमेशा उस पर नियम थोपता रहता था और भगवान की इच्छा का उल्लंघन करने पर उसे कड़ी सजा देता था। वह इतनी बुरी लड़की है कि उसके पिता के पास ऐसा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं, यहाँ तक कि वह अपनी माँ की कब्र पर भी नहीं जा सकती। पिछले 5 सालों से उसने एक भी बार उसे उसकी माँ की कब्र पर नहीं जाने दिया, लेकिन उसे उसकी माँ की बहुत ही ज्यादा याद आती है। भले ही उसकी माँ कभी कभी उसे अपने से दूर धकेल देती थी, लेकिन हमेशा ही वह उसके सर को सहलाया करती थी और उससे बहुत ही ज्यादा प्यार किया करती थी। उसकी माँ बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और नाजुक थी, जिससे वह बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। उस व्यक्ति ने एक ही पल में उसके पिता को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, यहाँ तक कि गांव के मुखिया भी ऐसा नहीं कर सकते थे और वह यदि उसके सामने जाती है तो शायद वह उसे उसकी माँ से मिलने देंगे। काउंट लोड्रेड उसे चिल्लाते हुए पूछते हैं कि आखिर क्लोई कहाँ पर है, लेकिन इवान उसके बारे में कुछ भी नहीं बताने वाला था। वह उसके बारे में उसे कभी भी नहीं बताएगा, लेकिन अचानक से ही ऐना बाहर आते हुए बताती है कि उसे पता है कि आखिर उसकी माँ कहाँ पर है। यह देखकर काउंट लोड्रेड जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं था कि वह क्लोई की ही बेटी थी, क्योंकि वह बिल्कुल हूबहू उसकी जैसी ही दिखाई दे रही थी। और नाम पूछने पर ऐना उसका नाम ऐना यवोन डेमेनोर बताती है। काउंट लोड्रेड को समझ में नहीं आ रहा था कि सच में एक साधारण सा मतवारा शाही उपनाम का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि ग्रामीण इलाके के चर्च में रहने से वह अपनी स्थिति को नहीं भूल सकता है और वह ऐना से उसकी उम्र पूछता है, जो कि 12 साल की थी। साथ ही काउंट लोड्रेड को उसकी माँ से मिले हुए 12 साल हो गए थे और वह इवान जैसी तो बिल्कुल भी नहीं लगती। इवान चिल्लाते हुए, ना मेरी बेटी है जिसे कि क्लोई ने जन्म दिया था, वह तुम्हारी जैसी तो दिखती भी नहीं। अगर काउंट लोड्रेड इसके बारे में बात करे तो वह किसी के भी जैसी नहीं दिखती सिवाय उसकी माँ क्लोई के, इसीलिए उसे आश्चर्य होता है कि आखिर वह किसकी बेटी हो सकती है। वह क्लोई के बारे में जानना चाहता था। उसे पता लगता
लगता है कि वह गुजर चुकी है और सच में वह इतने समय बाद भी उसे ढूंढने के बाद भी वापस से उसे प्राप्त नहीं कर पाया, वह उसे छोड़कर चली गई। क्लोई आखिरकार अब अपनी माँ से अच्छे से मिल सकती थी। वह उसकी ग्रेव को गले लगाकर रोने लगती है क्योंकि इतने समय से उस व्यक्ति ने उसे उसकी माँ से भी नहीं मिलने दिया। अगले दिन उसके पिता की मृत्यु हो गई, जो कि सर्दियों में इस तरह से उन्हें दफनाया नहीं जा सकता था, इसीलिए उसके पिता का देह संस्कार किया गया और उसकी मृत्यु का कारण डूबने को बताया गया, जो कि अचानक से ही पैर फिसलने की वजह से डूबने से उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कि वह काउंट को जगह दिखा रहा था और नदी के पास उसका पैर फिसलने की वजह से वह उसमें गिर गया। लेकिन इस मौसम में ऐसी कोई नदी नहीं थी जो कि किसी को डुबाकर मार दे, लेकिन इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। एना को बताया गया कि काउंट लॉर्ड्रेड ने उसके अंतिम संस्कार का सारा खर्चा सहा है और अपने घर पर उसे ले जाने के लिए भी राजी है, इसीलिए उसे जीवन भर उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। एना को लगा था कि शायद उसकी माँ नोवगार्ड एम्पायर से है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह आइलेस एम्पायर से है। वह उत्तरी सागर पार कर रहे थे जब उनका जहाज डूब गया था और उस समय जब वह किसी तरह बचकर किनारे पर आ गई तो उसके पिता इवान ने उसकी जान बचाई थी और इसके 1 साल बाद ही उन दोनों ने शादी कर ली। उनकी शादी के लगभग 1 महीने बाद ही काउंट छुट्टियां मनाने के लिए अपने समुद्र किनारे वाले विला पर आए थे। वह दिन काउंट के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छे थे क्योंकि उसकी माँ घर नहीं जाती थी, इसीलिए उसके पिता हर रोज उसके विला में आया करते थे और उसकी मुस्कान पता नहीं क्यों लेकिन एना को डरावनी लग रही थी। इसके अलावा उसे 3 दिन हो गए हैं इस कैरिज में सवारी करते हुए, लेकिन 3 दिनों से इस तरह से खिड़कियों को भी ढककर यात्रा करना उसके लिए बहुत ही ज्यादा उबाऊ था। लेकिन काउंट उसके प्रति दयालु थे, उसने उसकी माँ के बारे में कहानियां भी सुनाई, लेकिन उसे आश्चर्य हो रहा था कि वह कब पहुंचने वाले हैं और जल्द ही काउंट लॉर्ड्रेड बताते हैं कि आखिरकार वह पहुंच गए। यह काउंट का स्टेट एडनेस था और उसे देखकर ही एना सरप्राइज थी क्योंकि कुछ दिनों पहले तो वह एक बंजर और बर्फीली भूमि से गुजर रहे थे और अब वह यहाँ पर पहुंच गए, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा शानदार जगह थी। सूर्य की रोशनी चारों ओर बिखरी हुई थी, नदियाँ चमक रही थी, रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे और साथ ही वह बड़ा सा मेंशन जो कि चमक रहा था। यहाँ तक कि हरे हरे घास के मैदान जहाँ पर छोटे छोटे जानवर जैसे कि भेड़ और खरगोश थे, जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे थे और उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सच में वह लंबे समय बाद में ऐसी जगह पर आ रही है। यह उसके लिए एक पैराडाइज से कम नहीं था। 10 साल बाद स्टेट एडनेस जहाँ पर कि सभी वर्कर अपना काम कर रहे थे और वह सभी काम को सावधानी पूर्वक करने के लिए कह रहे थे ताकि शोर से काउंटेस जग न जाए। लेकिन आज सुबह का काम बहुत ही ज्यादा था कि उन्हें नाश्ता भी टाइम पे नहीं मिला था, इसीलिए अब तो उसे बहुत ही ज्यादा भूख लगी थी, बस जल्दी से उन्हें नाश्ता मिल जाए। खाना तैयार होने के बाद में खाना बनाने वाली नौकरानी एक नई लड़की को कहती है कि वह जल्दी से इस खाने को उस खाली टेबल पर रख दे। नई लड़की उसके कहने पर सूप के साथ में ब्रेड भी रख देती है। यह देखकर मेड चिल्लाने लगती है कि उनके लिए ही पर्याप्त ब्रेड नहीं थी तो उसने उसे वहाँ पर क्यों रखा, लेकिन उसे लगा कि यह लेडी एना के लिए है और हेडमेड गुस्से से उसे बताती है कि यदि वह एडनेस स्टेट में अपने नाम को प्राप्त करना चाहती है तो उसे जगह के बारे में समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ एडनेस स्टेट में उनके सदस्यों के रूप में मान्यता प्राप्त लोगों को नोवगार्ड एम्पायर की शैली के स्थान पर आइलेस शैली के नाम प्राप्त हैं। इसीलिए यहाँ पर किचन में काम करने वाली सेटेलेना को ईमा नाम प्राप्त हुआ और यहाँ पर काम करने वाले मुख्य बटलर साई को जेम्स नाम प्राप्त हुआ। एना लॉर्ड्रेड जो कि काउंट की गोद ली हुई बेटी थी, उसे कभी भी दूसरा नाम नहीं दिया गया और ऐसा काउंटेस की इच्छाओं के अनुसार हुआ। काउंटेस ने अपने पति की इच्छाओं के अनुसार एना को अपना तो लिया, लेकिन उसे अपनी बेटी जैसा प्यार कभी नहीं दिया और इस बात पर उसका संकल्प बिल्कुल दृढ़ था, इसीलिए उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाता था और इसीलिए एना
हमेशा सर्वेंट के साथ ही भोजन किया करती थी, लेकिन उसे किसी से भी बोलने की अनुमति नहीं थी या शायद उसे कोई भी बात नहीं करना चाहता था। इसीलिए एना हमेशा चुपचाप आकर इसी तरह अपना भोजन करके चली जाती थी, भले ही उसे बहुत थोड़ा सा ही मिलता हो। और कुछ समय पहले तो उनके पास निश्चित रूप से खाने पीने की चीजें भी बहुत ही कम थी। उन्हें तो ऐसा लगने लगा था कि सच में यह सूप नहीं पानी है, लेकिन अब स्थितियाँ थोड़ी बदल गई हैं। उनके पास भरपूर मात्रा में भोजन था। उन्होंने सुना है कि कैपिटल में मैडम का कोई दूर का रिश्तेदार रहता है। उन्होंने जब उनके बारे में पता किया तो उन्होंने उनके लिए मदद भेजी। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि लोड्रेड काउंटी इस तरह की स्थिति में कैसे पहुंच गई जब उन्हें मदद लेनी पड़ रही है, और यह सब युद्ध की वजह से हुआ। लेकिन कुछ देर पहले उन्होंने मैडम को बटलर से बातें करते हुए सुना तो उसे पता चला कि काउंटी की मदद करने वाला उनका कोई रिश्तेदार नहीं। सभी जानना चाहते थे कि अगर ऐसा नहीं है तो किसने उनकी मदद की होगी, और वह व्यक्ति उन्हें बताता है कि जल्द ही एडनेस स्टेट में एक नया मास्टर आने वाला है, जिसके बारे में सुनकर एना भी शॉक थी। एडनेस स्टेट के पीछे वाले गार्डन को दिखाया जाता है, जहाँ पर एना स्नान कर रही थी और पानी बहुत ही ज्यादा ठंडा था, जिससे कि उसे सर्दी लग रही थी, लेकिन वह इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकती थी। वह साझा स्नान कर उपयोग नहीं कर सकती थी। उसे यथासंभव सबसे अलग दिखने से बचना होगा, और इसीलिए वह हमेशा ही इसे सहन करती आई है। लेकिन वह बात कर रहे थे कि एडनेस स्टेट में नया मास्टर आने वाला है। यदि ऐसा हुआ तो वह किसी काम की नहीं हुई तो जल्द ही उसे स्टेट से बाहर निकाल दिया जाएगा, और यदि ऐसा हुआ तो वह इस स्टेट के बाहर तो भूख से ही मर जाएगी। लेडी कैथरीन ने भी ऐसा ही कहा था, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं था, ना ही उसे पढ़ना आता था, और वह बिल्कुल एक मूर्ख की तरह उसे समझा जाता था। यदि वह इस स्टेट में नहीं होती तो वह मारी जाती। इसीलिए जिस जगह पर वह है उसके लिए उसे शुक्रगुजार होना चाहिए। उस दिन भले ही कैथरीन उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसने दयावश उसे यह जूते दे दिए, जो कि शायद उसके लिए बहुत ही ज्यादा बड़े थे, लेकिन उसके लिए बेहतर थे। यहाँ तक कि एडनेस के नौकरों को भी यह जगह बहुत ही ज्यादा पसंद है और उनके लिए बेहतर जगह है, इसीलिए उसे भी लगता है कि वाकई में यह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत जगह है। वह कभी भी मेंशन में रहने की हिम्मत भी नहीं कर सकती, इसीलिए अगर वह इस स्वर्ग जैसे किनारे पर रहकर भी सांस ले तो उसके लिए अच्छा है। और अचानक से ही उसे किसी के आने की आवाज आती है, इसीलिए वह डर से जल्द यहाँ से निकलना चाहती थी, इससे पहले कि कोई उसे देख ले। उस व्यक्ति को देखकर एना सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि उसके लिए यह पहली बार था जब उसने स्टेट एडनेस के बाद में किसी सुंदर चीज को देखा था। और वह व्यक्ति अचानक से उससे पूछता है कि आखिर वह कौन है। वह उससे डरने के लिए उसे मना करता है। उसे बस जानना था कि आखिर एडनेस स्टेट किस और है, और वह घबराते हुए उसे बताने की कोशिश करती है, लेकिन बता नहीं पाती। वह उसके पास आकर उसे अपना चेहरा दिखाने के लिए कहता है, लेकिन यह सुनकर ही एना डरकर वहाँ से भागने लगती है, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई भी उसे देखे। यदि उसे किसी ने देख लिया तो सभी उसके बारे में वापस से बातें करने लगेंगे और भी ज्यादा उसे नापसंद करेंगे, इसीलिए उसे जल्द से जल्द उससे दूर भाग जाना चाहिए। वहाँ पर एक खाली स्थान मौजूद था और वह तेजी से उसकी ओर भागते हुए वहाँ पर आकर टेबल्स के नीचे छिप जाती है, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि किसी को इसके बारे में पता चल गया तो वह उसे इस जगह से निकाल देंगे। दूसरी ओर वह व्यक्ति उससे बात करना चाहता था। शायद से उसके लिए वह एक फेरी की तरह थी, जो कि अचानक से ही उसके पास से गायब हो गई, लेकिन फिर भी वह उसे ढूंढना चाहता था। एना को एहसास होता है कि शायद से उसे नींद आ गई थी, लेकिन यह तो अच्छी बात है कि उस व्यक्ति ने उसका यहाँ तक बिल्कुल भी पीछा नहीं किया। लेकिन आखिर वह था कौन? इसके अलावा निश्चित रूप से वह गांव में रहने वाला नहीं हो सकता। पिछले 5 वर्षों में जब से वह इस जंगल में आ जा रही है, उसकी मुलाकात किसी भी ग्रामीण से नहीं हुई। इसके अलावा उस व्यक्ति की निगाहें वैसी तिरस्कार भरी निगाहों से बिल्कुल अलग थी, जो कि आमतौर पर उसे देखती आई हैं, बल्कि उसकी आंखें तो नीले आसमान की तरह पूरी तरह से साफ थी। इसके अलावा वह बहुत ही ज्यादा सुंदर था, लेकिन वह उससे वापस से नहीं मिलने वाली। लेकिन फिर भी अजीब बात थी कि वह उससे वापस से मिलना चाहती थी, उसे देखना चाहती थी। इसके अलावा सूरज डूबने से पहले उसे मेंशन में पहुंचना होगा। उसके कपड़े भी खराब हो गए हैं, वैसे भी उसके पास ज्यादा कपड़े नहीं बचे हैं। लेकिन अचानक से उसे एहसास होता है कि उसके
पैर में भी चोट लग गई है। और इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह थी कि उसका शूज भी गायब था जो कि उसकी बहन कैथरीन ने उसे दिया था। यदि उसे इसके बारे में पता चल गया तो वह और भी ज्यादा गुस्सा होगी। वह व्यक्ति लोड्रेड काउंटी के पास की एक सराय में ठहरा हुआ था और उसका सहयोगी जानना चाहता था कि आखिर वह अचानक से ही कहां पर गायब हो गए थे। लॉर्ड मिकेल बताते हैं कि वह एडनेस मैंशन की ओर गए थे, लेकिन कुछ समय बाद ही वह उस जगह पर जल्द ही जाने वाले थे। यदि हिज मैजेस्टी द्वारा भेजे गए लोगों ने उसे देख लिया होता तो क्या होता, लेकिन लॉर्ड मिकाइल क्या करते। वह यहाँ पर बोर हो रहे थे, इसीलिए समय बिताने के लिए चले गए। वैसे यूरी, आप वहाँ पर पहली बार गए थे तो स्टेज कैसा था? यूरी बताता है कि वह स्थान अस्त व्यस्त हो रहा था। ऐसा प्रतीत होता है कि काउंट की मृत्यु के बाद में और उत्तराधिकारी के सैन्य भर्ती में होने के बाद में काउंटेस ने स्वयं का प्रबंधन किया, लेकिन उन्होंने हर मैजेस्टी को अपनी महत्वपूर्ण हर संपत्ति को सौंप दिया और जिस व्यक्ति को उन्होंने घर बार की जिम्मेदारी सौंपी उसने भी जुए में पूरी संपत्ति को हार दिया। इसीलिए केवल उनके पास में एडनेस एस्टेट और जागीर ही शेष बची है। यहाँ तक कि उन्होंने उसे भी गिरवे रखा हुआ है और उसके जाने से पहले तो उन्हें सर्दियों की लकड़ियाँ खरीदने में भी कठिनाई हो रही थी। मिकेल वहाँ के सदस्यों के बारे में जानना चाहता था। यूरी बताता है कि सबसे पहले काउंटेस यूरिया लोड्रेड, जो कि वास्तव में नोबल वर्ग के लिए साक्षात छवि है, क्योंकि जिस दिन वह उनसे पहली बार मिला था उस दिन भी उन्होंने छोटी छोटी बात पर भी उन्हें टोकना शुरू कर दिया था। उनकी बड़ी बेटी एलिशा, जो कि बेहद खूबसूरत है, उसने इंपीरियल पैलेस में अपना सामाजिक कार्यक्रम किया था जिससे कि सभी लोग उसे चाहते हैं। दूसरी बेटी कैथरीन बहुत ही ज्यादा मददगार है। कहा जाता है कि उसने मुश्किल समय में भी लोगों की बहुत ही ज्यादा मदद की है। बेशक उन्होंने परिवार की आर्थिक खराब स्थितियों के कारण इसे करना बंद कर दिया है। और उनकी तीसरी बेटी भी है जिसके बारे में सुनकर मिकाएल सरप्राइज हो जाते हैं कि उनकी तीसरी बेटी भी है। यूरी बताता है कि वह काउंटेस की बायोलॉजिकल बेटी नहीं है। लगभग 10 साल पहले पूर्व काउंट अपने साथ में उसको लेकर आए थे और उन्होंने उसे अपनी गोद ली हुई बेटी बना लिया। उसका नाम एना है। केल कल्पना कर सकता था कि आखिर उसके साथ वहाँ पर कैसा बर्ताव किया जाता होगा। मिकेल को और कोई जानकारी नहीं चाहिए थी। सबसे महत्वपूर्ण बात उसे जानना था कि एडनेस एस्टेट में क्या कोई फेरी के बारे में किसी ने सुना है। यह जानकर ही ग्रीन हेयर मैन सरप्राइज हो जाता है। माफ करना योहानेस, लेकिन ऐसा लगता है कहीं आपने यहाँ पर आते समय कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं खा लिया है। खैर मिकाइल तो चाहता था कि वह उससे ऐसा पूछे कि कहीं वह पागल तो नहीं हो गया है, क्योंकि उसे जानना है कि आखिर वह कौन है। उसे पता है कि वह कोई फेरी नहीं, और वैसे भी उस समय वह उन अजीब से कपड़ों के नीचे छिपी हुई थी। वह नहीं जानता कि वह कौन थी, लेकिन उसकी गहरी आंखें जो कि हल्के हरे रंग की थी वह उसे बहुत ही अप्रत्याशित तरीके से देख रही थी। उसे जानना है कि आखिर वह कौन थी। उसे लगता है कि शायद से वह कैथरीन लोड्रेड हो, लेकिन एक नोबल लेडी इस तरह के फटे पुराने कपड़े नहीं पहन सकती। क्या आपको पता है, कहते हैं कि फेरीज उनसे छीनी गई चीजों को वापस लौटाने के लिए आती हैं। वैसे गैरेथ, क्या आपको काउंटेस से कोई जवाब मिला? काउंटेस एरिया का संदेश था कि वह एडनेस मैनर में उनका स्वागत करते हैं। हालांकि अभी उनके पास मेहमानों का स्वागत करने की तैयारी नहीं है, इसीलिए वह उन्हें एक हफ्ते का समय दे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर काउंटेस ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है, और वैसे भी ऐसा लगता है कि उन्हें यह पता चल गया है कि वह यहाँ है, तो आखिर वह इस तरह का उन्हें जवाब कैसे भेज सकती हैं? क्योंकि मिकेल को लग रहा था कि जरूर से वह ऐसा इसीलिए कर रही होगी क्योंकि वह निम्न वर्ग में पैदा हुआ है और बंदरगाह के किनारे पला पड़ा है, इसीलिए उसे स्वाभाविक रूप से नोबल के अपमान के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। मिकेल सोल्वो, जो कि नवगाट के सबसे महान व्यापारी के प्रति अपना आदर दिखाता है, एक ऐसा व्यक्ति जिससे कि सत्ता के शिखर पर विराजमान हर मैजेस्टी एलिना भी सावधान रहती है। खैर वैसे चाहे जो भी हो, वह उनके मुताबिक ही आगे बढ़ेंगे। वह उनके सामने विनम्रता से पेश आएंगे ताकि उन्हें पता ही ना चले कि उन्हें ऐसा प्रतीत हो कि वह उनसे नाराज थे, क्योंकि आखिरकार उसे लोड्रेड के परिवार में किसी एक बेटी से शादी करनी है। अगले दिन एडनेस एस्टेट में मेड्स बातें करती रहती है कि उनके नया मास्टर आने वाला है, और सच में आखिर उसने इस एस्टेट को कैसे प्राप्त किया होगा। लेकिन उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि यदि यहाँ पर नया मास्टर आएगा तो मैडम और यंग लेडियाँ कहाँ पर जाएंगी। लेकिन उन्हें पता चला है कि वह जो कि नया मालिक आएगा वह यंग लेडी से शादी करके
काउंट लोट्रेट की उपाधि को धारण करेगा, जो कि उनके लिए एक राहत की बात थी। एना अपना भोजन करके जाने लगती है, लेकिन उसके वापस से पैर में खून निकलने लगता है। उसने दूसरा जूता यहाँ पर इसीलिए पहना हुआ था ताकि खून बाहर ना निकले, लेकिन अब वैसा ही होने वाला है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अचानक से वहाँ पर कोई लेडी आकर उसे बताती है कि काउंटेस उसको ढूंढ रही है, और यह सुनकर ही एना शॉक हो जाती है कि आखिर काउंटेस उसे क्यों ढूंढ रही है। वह काउंटेस एरिना के रूम में आ जाती है, जो कि उसका इंतजार कर रही थी, और वह लेट थी। इस बात को सुनकर ही एना डर जाती है। सर्वेंट बताती है कि उसने किचन में एक प्लेट को तोड़ दिया था। यह सुनकर ही एरिना को गुस्सा आने लगता है कि वह किसी काम की नहीं। इसके अलावा एडवर्ड को ऐसी चीजों की इतनी कदर क्यों थी। एडवर्ड लोट्रेट, जो कि उसका बेटा था, बहुत ही ज्यादा दयालु था और इस काउंटी का उत्तराधिकारी था। वह बस चाहती थी कि युद्ध में जाने के बाद वह सुरक्षित वापस लौट आए। उसने कल्पना नहीं की थी कि उसका महान जीवन इतनी व्यर्थता से ही समाप्त हो जाएगा और वह उसके पास लौटेगा नहीं। यदि उसने उसका ख्याल रखने के लिए नहीं कहा होता तो वह बहुत पहले ही उसे सड़क पर छोड़ देती। यह सोचकर ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैडम, क्या आप ठीक तो हैं? अपने सहयोगी को बताते हुए, नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे बस एडवर्ड की याद आ गई। लेडी एरिना उसे अतिथियों के बारे में बताती है और तब तक उसे भूमिगत ही रहना होगा। उसे अपनी एक झलक भी नहीं दिखानी है। यदि उसने उसे नजरअंदाज किया और उसकी बात को नहीं माना तो वह ऐसे की ऐसे ही उसे इस घर से निकाल फेंकेगी। कुछ समय बाद में वह अपनी बेटियों को इसके बारे में बताने के लिए बुला लेती है। सच कहे तो वह मिखाइल से अपनी बेटी की शादी बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहती थी, क्योंकि वह उसके लिए बहुत ही ज्यादा अनमोल थी, लेकिन इसके अलावा उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। जैसा कि लेडी एरिना ने उन्हें पहले ही बताया था कि एक सप्ताह बाद में मिखेल साल्वो यहाँ पर आने वाले हैं और वह उनके पास के गांव के सराय में ही ठहरे हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने नौकरानियों को सारी चीजें समझा दी हैं और उन्हें उस दिन के लिए अपनी ड्रेसें भी प्रिपेयर करनी होगी। और कैथरीन को समझ में नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या पहनना चाहिए, क्योंकि वह सभी ड्रेसें तो वह पहले ही पहन चुके हैं। एलिश बताती है कि चूंकि वह एक पदविहीन व्यक्ति है, इसीलिए उसके लिए शिष्टाचार की कोई आवश्यकता नहीं। उसकी माँ बिल्कुल भी चिंता न करे, वह सब संभाल लेगी। और यह जानकर उसकी माँ को भी राहत मिलती है कि वह सब संभाल लेंगी। वह दोनों बाहर आ जाती है। कैथरीन को तो बस नई ड्रेस चाहिए थी। वह किसी को इम्प्रेस नहीं करना चाहती थी। वैसे भी उसे कपड़े सिलवाए हुए 2 साल बीत गए हैं, लेकिन एलिश उसे धैर्य रखने के लिए कहती है, और वैसे भी अभी ऐसा करना मुश्किल है। उनके भाई एडवर्ड के जाने के बाद में उनकी सारी चीजें बहुत ही ज्यादा कम हो गई, यहाँ तक कि उनके भोजन, चाय, कपड़े आदि की भी गुणवत्ता गिर गई और मेंशन भी जर्जर अवस्था में हो गई है। लेकिन मिखेल सोल्वे के आने के बाद में यह चीजें सुलझ गई हैं, और वैसे भी उसके पास काफी ज्यादा धन है और वह उसकी बड़ी बहन से शादी करना चाहता है, जो कि घर की बड़ी बेटी है और बेहद सुंदर और नोबल है। उसकी बहन तो शाही परिवार या नोबल परिवार में शादी करना चाहती थी, लेकिन अंततः अब एक साधारण व्यक्ति की पत्नी बनने जा रही है। इससे उसके बहन के स्वाभिमान को ठेस पहुंचेगी, लेकिन इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी शादी के बाद में वह उनके भारी दहेज को भी स्वयं ही ले लेगी और एक भव्य परिवार में शादी करेगी। इसके अलावा आखिरकार उसकी शादी के मौके पर उसे एक नई ड्रेस सिलवाने का तो मौका मिलेगा। एना एक हफ्ते से यहीं पर मौजूद थी। उसके पैर का घाव बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। यदि वह बाहर जाती तो जंगल से जड़ी बूटियां जुटाकर इसे ठीक कर सकती थी। उसने गांव में किसी को देखा था कि ऐसा होने पर उसका पैर खराब हो गया था। क्या उसके साथ भी ऐसा ही होने वाला है? लेकिन अगर इसकी वजह से उसका पैर खराब हो गया तो वह चल नहीं पाएगी। उसे सांप की तरह रेंगना पड़ेगा। बाइबल में कहा गया था कि आरंभ में ईश्वर ने स्वर्ग की रचना की और वहाँ अनगिनत जानवर और पहले इंसान रहते थे, लेकिन एक प्राणी सांप, जिसे कि स्वर्ग में जाने की अनुमति नहीं थी, दुष्ट प्राणी के रूप में जन्मा सांप, जो कि स्वर्ग में स्थान प्राप्त नहीं कर सकता था। इसीलिए सांप हमेशा जंगल में छिपा रहता था और रात में ही बाहर निकलकर स्वर्ग में रेंगकर घूमता था, जिससे कि उसे सभी से ईर्ष्या होती थी। एना को सांप की आवाज उसकी आवाज जैसी लगती थी, जिसे कि हमेशा चुप कर रहना चाहिए। इसके अलावा उसके पिता और काउंटेस हमेशा कहते आए हैं कि वह एक सांप की तरह है। ऊपर से जाती हुई नौकरानियां आए हुए गेस्ट के बारे में बात करती रहती है कि वह एक साधारण व्यक्ति था, इसीलिए उन्हें लगा कि वह कॉमनर की तरह होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह तो उन्हें देखकर सरप्राइज हो गई थी। वह व्यक्ति दिखने में आकर्षक है, लेकिन वह लेडी एलिस से शादी
करने वाला है तो उसके बारे में सुनकर ही उन्हें उसके बारे में बुरा लगने लगा, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी शादी के बाद वह काउंट लोड्रेड बन जाएगा और वैसे भी उन्होंने सुना है कि वह नोवगार्ड में सबसे धनी व्यक्ति है। यह सुनकर एना भी सरप्राइज थी। यदि एलिस शादी करने वाली है तो इसका मतलब एक ही है कि वह लेडी एलिस काउंटेस बन जाएगी। यदि ऐसा हुआ तो वह उसे यहाँ से बाहर निकाल देगी, क्योंकि काउंटेस ने उसके बेटे एडविड की याद में उसे यहाँ पर रखा हुआ था। एना डरते हुए प्रार्थना करती रहती है कि नए काउंट उसके लिए दयालु हो और यंग लेडी भी, वह दोनों ही उसके बारे में भूल जाए और उसे यहीं पर रहने दे। लॉर्ड मिकेल और लेडी एलिस दोनों ही घूमते रहते हैं। उसे यह सच में बहुत ही ज्यादा बोरिंग लग रहा था। इसके साथ ही अतिथि का मार्गदर्शन काउंटेस ने नहीं बल्कि एक बटलर ने किया, जो कि उसके लिए तिरस्कारपूर्ण रवैया था। ताकि उनकी हेडमेट जो कि उसे बुरी नजरों से देख रही थी और काउंटेस तो हर छोटी मोटी बातों पर नोकझोंक कर रही थी, और अब यहाँ तक कि उसका जीवन साथी भी उबाऊ है। खैर, जो उसके साथ लेडी है वह इतनी ज्यादा उबाऊ नहीं है, सुंदर और शिष्टाचार है। जब तक कि वह लोगों पर पैसा खर्च करता रहेगा, कोई भी उसके खिलाफ मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करेगा। साथ ही वह एक ऐसी लेडी है जो कि उच्च समाज द्वारा सर्वकारीय पत्नी बनने के लिए पूरी तरह से सक्षम है, लेकिन फिर भी यह बहुत ही ज्यादा उबाऊ है। उसकी छोटी बहन वास्तव में अधिक रोचक है। कम से कम वह अपनी इच्छाओं के बारे में अपनी बड़ी बहन से ज्यादा ईमानदार लगती है। वह गार्डन से होकर गुजरते ही रहते हैं कि अचानक से मिकेल को अजीब सी आवाज सुनाई देती है और उसे लग रहा था कि वहाँ पर कोई है और वह जल्दी से चेक करके उसे देखना चाहता है। इसीलिए वह उसे देखने के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर यूरी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले ही मिकेल जा चुका होता है। खैर, इन सब चीजों से मिकेल बोर हो गया था और उसे कुछ इंटरेस्टिंग चाहिए था। इसीलिए वह जब स्वयं चेक करने जाता है तो उसे कोई भागते हुए दिखाई देता है और वह जल्दी से उसे पकड़ते हुए, मैंने आपको पकड़ लिया। एना स्वयं को छिपाते हुए, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं किसी को भी नहीं दिखूंगी, मुझे जाने दीजिए। और उसकी आवाज सुनकर मिकेल को एहसास हो जाता है कि वह वही लड़की है। उसके सहयोगी भी वहाँ पर आ जाते हैं। क्या वह ठीक तो है? और जल्द ही वह एना को देखते हुए, क्या आप एना लोड्रेड हैं? लेकिन एना उन सभी को देखकर घबराते हुए उनसे माफी मांगती रहती है कि उसे जाने दे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह इस हालत में कैसे पहुंच गई। वह तो बस थोड़ी देर के लिए जंगल में टहलना चाहती थी, वह किसी को भी परेशान नहीं करना चाहती थी। कुछ समय पहले उसे बहुत ही ज्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि पूरे दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया था। इसके अलावा वह बस बाहर इसीलिए निकली थी ताकि वह अपने पैर के लिए जंगल से जड़ी बूटियां जुटा सके। जब वह छोटी थी तो उसके पिता ने उसे बताया था कि 7 पापों में से एक पेट पूजा भी पाप है, जिसके लिए तुम्हें कुछ भी करना होता है। यदि ऐसा है तो वह इसके लिए पाप करने के लिए तैयार है, लेकिन वह कभी करने की हिम्मत नहीं करती। इसीलिए वह खाने के बारे में भूलकर अपने पैर के लिए औषधियाँ जुटाने के लिए गार्डन में चली जाती है, और वह एक ऐसे रास्ते से आई थी जहाँ पर ज्यादा लोग नहीं थे। और जब वह बगीचे में आई तो उसे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वह उनसे इस तरह से टकरा जाएगी। क्या उसे पिता और काउंटेस की अवज्ञा के पालन को तोड़ने के लिए सजा दी जाएगी? उसने किसी तरह हिम्मत करके अपने कमरे से बाहर निकलने का कदम उठाया, लेकिन यह भी उसके लिए एक पाप था। इसीलिए बस वह भागते हुए उनसे माफी मांगना चाहती थी कि वह उसे क्षमा कर दे। दौड़ने की वजह से एना के पैर में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और वह काफी ज्यादा थक भी गई थी, घबराई हुई थी। इसीलिए जल्द ही वह बेहोश हो जाती है, लेकिन उसके गिरने से पहले ही मिकेल उसे संभाल लेता है। और जितना कि लॉर्ड मिकेल ने सोचा था, उसकी हालत उससे भी ज्यादा बहुत ही ज्यादा खराब थी। जल्द ही वह उसे गोद में उठाकर लेकर आता है, जिसे देखकर सभी सर्वेंट भी सरप्राइज थे। उसके दोनों सहयोगियों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। और अचानक से कैथरीन आवाज निकालते हुए, क्या वह एना है? यह सुनकर उसकी माँ जल्दी से उसे चुप करवा देती है, क्योंकि कोई भी मिकेल को उसके बारे में बताना नहीं चाहता था। लॉर्ड मिकेल उनके पास आते हुए, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वह लोड्रेड परिवार की तीसरी बेटी है। और मेड के पास जाते हुए, क्या आप मुझे लेडी एना के रूम में ले चलेंगी? लेकिन काउंटेस एरेना उन्हें रोकते हुए, उसका कमरा इस समय अस्त व्यस्त है और किसी मेहमान को दिखाना शर्मनाक होगा, इसीलिए वह इसे नौकरों पर छोड़ दे, वह सब संभाल लेंगे। लेकिन मिकेल इसके लिए मना कर देता है, क्योंकि उसे तुरंत ही इलाज की जरूरत थी और उसका अधिकारी गैरेथ एक डॉक्टर है, इसीलिए वह उसका इलाज कर सकता है। वह अभी के लिए उसके
से तैयार किए गए कमरे में जा रहे हैं और जल्द ही वह वहां पर पहुंच जाते हैं। यूरी को यह बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था क्योंकि वह अपना भोजन भी जल्द ही खत्म करके आ गया था। यहाँ तक कि एक अजनबी महिला को इस तरह से उठाकर लाना और उसे अपने बिस्तर पर सुला देना, यह पहली बार उसने किसी के लिए किया है। सच में यह बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी भरा है। मिकेल को जानना था कि आखिर गैरेथ कब आने वाला है। यूरी सूचना देता है कि वह जल्द ही तैयारी करके वापस आने वाला है। इसके साथ ही वह मेड को इन सभी बेकार चीजों को भी फेंकने के लिए कहता है, उन्हें इसकी जरूरत नहीं थी। यह सुनकर नौकरानी डर जाती है क्योंकि काउंटेस ने उसे वहीं पर रुकने के लिए कहा था, लेकिन यदि वह उन्हें लेकर जाएगी तो वह यहाँ पर अकेले रहेंगे। लेकिन मिकेल जब उसे गुस्से से जाने के लिए कहता है तो वह डरते हुए वहाँ से जल्द ही चली जाती है। मिकेल ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वह ऐसी दिखाई देती होगी। खैर वह सुंदर है और उसके बालों का रंग भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है। वह अभी के लिए मुरझाए हुए हैं, लेकिन अगर उसकी अच्छे से देखभाल की जाए और साफ सफाई की जाए तो वह काफी अच्छे हो जाएंगे और वह और भी ज्यादा खूबसूरत दिखने लगेगी। लेकिन सबसे बेहद दुख की बात यह है कि वह अभी बेहोश है क्योंकि वह उसकी खूबसूरत आंखों को देखना चाहता था। गैरेथ जल्द ही उसका ट्रीटमेंट करते हुए बताता है कि उसने उसके पूरे शरीर के घावों का इलाज कर दिया है और उसके पैर का भी। लेकिन उसके पैर की चोट काफी ज्यादा गंभीर थी, पर वह उसके दवा लगाते रहेंगे तो जल्द ही वह ठीक हो जाएगी। वह काफी ज्यादा भाग्यशाली थी। यदि कुछ दिन देर और ज्यादा हो गई होती तो उसका पैर काटना पड़ता। जल्द ही काउंटेस और दोनों बहनें भी वहाँ पर आ जाती है। वह उनका शुक्रिया अदा करना चाहती थी क्योंकि उन्हें डॉक्टर की इस समय सख्त जरूरत थी। लेकिन मिकाइल के लिए यह सम्मान की बात थी कि वह उनकी मदद कर सका। खैर मिकाइल को इस बात से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ में यहाँ पर कैसा बर्ताव किया जाता है क्योंकि उसे इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर भी उस लेडी का चेहरा देखकर ही उसे गुस्सा आने लगता है। अगले दिन सुबह होते ही एना को होश आ जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह कहाँ पर है और मिकाइल आगे बढ़ते हुए तो आखिरकार आप जागी गई और एना अचानक से उसे वहाँ पर देखकर सरप्राइज हो जाती है क्योंकि वह वही व्यक्ति था जो कि उस समय उसे पकड़ने के लिए भाग रहा था। एलिश ने कभी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि चीजें इस तरह से घटित होगी। जब उसने पहली बार हाई सोसाइटी में डेब्यूटेंट बॉल किया था तो उसे लगा कि वह एक रोज क्वीन है। युवाओं के बीच में हर साल ही उच्च समाज में प्रवेश करने वाली महिलाओं के लिए यह होता है और जब उसका डेब्यूटेंट बॉल हुआ तो 17 साल की उम्र में ही पहले वर्ष में ही उसे रोज क्वीन का ताज पहना दिया गया। और ये तो स्वाभाविक सी बात थी। उसका परिवार वंश परंपरा से था और उसके परिवार की शक्ति, उसकी त्रुटिहीन शिष्टाचार, उसकी सुंदरता, उनके बारे में ही सब कुछ इतना त्रुटिहीन था। यहाँ तक कि उसके लिए अनगिनत लड़कों की लाइनें लगी हुई थी। उससे पहले जितनी भी रोज क्वीन बनी थी उन सब में सबसे बेहतर थी और स्वाभाविक रूप से उसे भी यही उम्मीद करने का पूरा अधिकार और कारण था। लेकिन इन सब चीजों के बीच जब अचानक से उसके पिता की मृत्यु हो गई तो इनमें से किसी भी बात का कोई भी महत्व नहीं रह गया, जैसे कि उसका कोई महत्व नहीं था। उनके पिता की मृत्यु वाला दिन उनके लिए सबसे ज्यादा भयानक था और बताया जाता है कि उनकी मृत्यु उनके घोड़े से गिरने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और इसके बारे में सुनकर ही उसके भाई एडवर्ड ने उस घोड़े को उसी समय वहीं पर मार डाला। उसका भाई बहुत ही ज्यादा दयालु था, लेकिन जब उसने उसे देखा तो वह उस दिन बहुत ही ज्यादा भयानक था। लेकिन इसका कुछ भी किया नहीं जा सकता था क्योंकि उस जानवर ने अपने मालिक को गिराकर उसकी जान ले ली थी। लेकिन शायद से उसे बंदूक से एक ही झटके में मारना भी उसके लिए दया दिखाना ही था। लेकिन शायद उसे अब इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में उसके परिवार के लिए यह विनाश की शुरुआत थी। वह आगे जो भी करेगी उसे इसे स्वीकार करना ही होगा। उसे लगता है कि मिकाइल को आमंत्रित करने में वह खुद को कुर्बान कर रही है क्योंकि उसे लगा था कि मिकाइल महंगे कपड़ों में लिपटा हुआ एक क्रूर अशिक्षित व्यक्ति जो कि बिना किसी शिष्टाचार के बोलता होगा। लेकिन मिकाइल उन सभी पुरुषों में से कहीं अधिक परिपूर्ण था जिनसे वह पहले मिली थी और वह पूरी तरह से परिपूर्ण और बेहद ही ज्यादा आकर्षक था। यहाँ तक कि उसे तो आइलेस भाषा भी बड़ी ही अच्छे से बोलनी आती थी, इसीलिए उसने फैसला किया कि वह उसे चुनेगी। कैथरीन अचानक से अपनी माँ को बताती है कि वह लॉर्ड मिकाइल से शादी करने के लिए तैयार है। उनके लिए यह बेहतर होगा क्योंकि वह काउंटी का उत्तराधिकारी बन जाएगा और उससे जो उन्हें दहेज प्राप्त होगा उससे उसकी बहन आइलेस के किसी भी नोबल से शादी कर सकती है।
यह उनके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन एलिस ने पहले ही फैसला कर लिया था कि वह उसे चुनेगी और उसे जाने नहीं देगी, इसीलिए कैथरीन जो चाहती है वैसा कभी नहीं होगा। दूसरी ओर गैरेथ एना से पूछता रहता है कि आखिर अब उसे कैसा महसूस हो रहा है, क्या वह अपने पैर को हिला पा रही है। उसे थोड़ा घाव की वजह से दर्द महसूस हो रहा होगा, लेकिन यदि वह अपनी दवा लगाती रहेगी दिन में 3 बार तो यह जल्द ही ठीक हो जाएगा। लेकिन इन सब चीजों पर एना कोई जवाब नहीं देती। मिकेल उसके पास बैठ जाता है। उसे जानना था कि वह गार्डन में क्या कर रही थी। उसे कोई जवाब नहीं मिलता और वह एना के करीब जाते हुए फुसफुसाते हुए, तो क्या आप मुझे बताएंगी कि आखिर आप उस दिन जंगल में क्या कर रही थी? क्या वहाँ पर बहुत सी रोचक चीजें हैं? एना के विचारों को देखकर मिकेल को लगता है कि तो वह इस बारे में सही था। उस दिन वहाँ पर वह जंगल में थी और अचानक से एना घबराते हुए, प्लीज प्लीज इसके बारे में काउंटेस को मत बताना। वे उन्हें अपना नाम बताते हैं, मिकेल साल्वो और गैरेथ। यह देखकर एना भी उन्हें अपना नाम बताती है, लेकिन उसे अजीब सा लग रहा था क्योंकि ऐसा व्यवहार उसके साथ किसी ने भी नहीं किया था और वह नहीं जानती थी कि वह कहाँ पर है। एना उसकी आंखों की ओर बहुत ही ज्यादा आकर्षित हो रही थी। वह बहुत ही ज्यादा नीली और खूबसूरत है। जल्द ही वह उसके चेहरे को सहलाने लगती है। यह देखकर मिकेल भी सरप्राइज था। अचानक से एना को एहसास होता है कि वह क्या कर रही है। वह जल्दी से उससे माफी मांगती है। सच में उसे लग रहा था कि वह पागल हो गई है। किसी बुरी आत्मा ने उस पर कब्जा कर लिया है। आखिर वह किसी मेहमान या फिर किसी पुरुष को इस तरह से आकर्षक दिखाई देने पर कैसे छू सकती है। जल्द ही काउंटेस भी वहाँ पर आ जाती है और चूंकि एना जाग चुकी है उसकी देखभाल के लिए वह उन्हें शुक्रिया कहती है और साथ ही डॉक्टर आ चुके हैं, इसीलिए उसे अब अपने कमरे में लौट जाना चाहिए। मिकेल उन्हें ऐसा करने के लिए कहता है, भले ही उनके लिए यह व्यवहार ठीक नहीं हो, लेकिन वह अपनी असभ्यता के लिए उनसे दिल से माफी चाहता है। लेकिन उन्हें ऐसा कहने की जरूरत नहीं थी क्योंकि काउंटेस उनकी मदद के लिए शुक्रगुजार थी। पर एना तो काउंटेस को देखकर ही बहुत ही ज्यादा डर जाती है क्योंकि वह गलती से सभी के सामने आ गई है और उसने गलती की है। इसके लिए उसे सजा के तौर पर कोड़े मारे जाएंगे, जिसके बारे में सोचकर ही उसे डर लगने लगता है। ठीक है, तो आप लेडी एना को उनके कमरे में ले जा सकते हैं। लेकिन अचानक से उसे इस तरह से कांपते हुए देखकर मिकेल भी सरप्राइज हो जाता है और दूसरी ओर एना डरी हुई थी कि उसे बहुत ही बुरी सजा दी जाने वाली है। दूसरे कमरे पर आने पर काउंटेस उसे बताती है कि इस बार वह उसकी गलती को नजरअंदाज कर रही है और उसे दंडित नहीं करेगी क्योंकि वह इतने महत्वपूर्ण आयोजन से पहले कोई बड़ा हंगामा खड़ा नहीं करना चाहती। एना शुक्रगुजार होते हुए इसके लिए उन्हें शुक्रिया कहती है और काउंटेस अपनी हेडमैन को बताती है कि जब तक ये मेहमान यहाँ पर है वह कोई भी परेशानी खड़ी ना करे और जल्द ही उनकी हेडमेड उसके लिए एक नौकरानी को तय करती है जो कि अब से उसका ख्याल रखेगी। लेकिन उस नौकरानी ने अब तक साफ सफाई का ही काम किया था और हेडमेड बताती है कि कोई मुश्किल की बात नहीं, इसके लिए वह लेडी एलिस और कैथरीन की मेड से पूछ सकती है। एक हफ्ते बाद मिकेल को मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन घोड़े नहीं थे, इसीलिए वह घुड़सवारी नहीं कर सकता था और उसकी बातों से गैरेथ को समझ में नहीं आ रहा था कि सालों में इतनी भागदौड़ के बाद भी वह चुपचाप बैठे रहकर चैन की सांस नहीं ले सकता। वैसे गैरेथ बताता है कि उसने सुना है कि काउंट की मृत्यु के बाद में उन्होंने सभी घोड़ों को निकाल दिया था। उसे लगता है कि शायद उन्हें एक घोड़ा खरीद लेना चाहिए, लेकिन मिकेल को लगता है कि काउंटेस ऐसा नहीं करने देगी। गैरेथ का मानना है कि इससे ज्यादा तो हेडमेड और हेड बटलर सबसे ज्यादा आग बबूला हो जाएंगे। वैसे आखिर वह साल्वो कब जाने वाले हैं? उसे तो सच में वहाँ के रेस्टोरेंट के खाने की याद आने लगी। मिकेल को लग रहा था कि क्या सच में वह खाने के बारे में यहाँ पर शिकायत कर रहे हैं। खैर ऐसा लगता है कि अब उसे नीचे जाने की जरूरत है क्योंकि उसके द्वारा मंगवाया गया सामान आ गया है। उन्हें चेक करना चाहिए। व्यापारी अभिवादन करते हुए, मिकेल ने हमें मिले हुए काफी समय हो गया है और आपके द्वारा बताया गया सभी सामान मैं लेकर आया हूँ। उसे इस नाम से पुकारते हुए देखकर हेडमेड सरप्राइज थी कि आखिर वह उसे इस नाम से क्यों पुकार रहा है। मिकाइल उनसे असुविधा उत्पन्न करने के लिए माफी चाहता है, हालांकि अनजाने में उनसे यह हो गया। लेडी एना की देखभाल के चक्कर में वह इसके बारे में बताना भूल गए। लेकिन चाहे कुछ भी हो, हेडमेड को लगता है कि इसके बारे में पहले ही बताना ज्यादा बेहतर होता। अचानक से कैथरीन वहाँ पर आते हुए उन सभी चीजों को देखकर सरप्राइज हो जाती है क्योंकि यह कैपिटल के इनका का विशाल व्यापारी संघ है, क्योंकि यह रॉयल फैमिली और नोबल वर्ग की जरूरतों को पूरा करने वाला
वाला व्यापारी संघ है। यहाँ पर महिलाओं की विलासियत के सभी सामान मौजूद होते हैं जो कि काफी ज्यादा दुर्लभ होते हैं और विदेशी जानवरों के लिए यह एक ऐसी जगह है जहाँ पर वह सब कुछ मौजूद चीजों को अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं। यह अविश्वसनीय रूप से कीमती होते हैं और उनका प्रवेश करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी वह यहाँ तक गाड़ी भरकर सामान पहुँचाने के लिए आए हैं, जिसे देखकर ही वह बहुत ही ज्यादा उत्साहित थी। मिखेल परिचय करवाते हुए यह इवान वाइसले है जो कि इनका के व्यापारी संघ के मालिक हैं और इवान यह लॉर्ड्रेड परिवार की दूसरी बेटी लेडी कैथरीन है। कैथरीन के लिए यह एक अच्छा मौका था क्योंकि कैपिटल से उसके दोस्तों के पत्र आते थे तो वह हमेशा ही इसे की बगाड़ते रहते थे, लेकिन अब वह भी ऐसा कर सकती है। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई इयान। और उसे देखकर मिखेल समझ सकता था कि आखिर वह इस समय क्या सोच रही होगी। इसके अलावा इवान ने मिखेल निम द्वारा बताई गई उस वस्तु को भी लेकर आए हैं। यह देखकर ही मिखेल उसे अपने कमरे में ले जाने के लिए कहता है क्योंकि यह उपहार उसने किसी खास व्यक्ति के लिए मंगवाया है। ऐना अपने कमरे में बैठकर प्रार्थना करती रहती है कि आज उसने फिर खाने का लालच किया और अपनी हैसियत से ज्यादा बड़ी चीजों को स्वीकार किया, इसीलिए वह भगवान से अपने प्रलोभन के लिए उसे दूर भगाने की प्रार्थना करती है। जल्द ही उसे एहसास होता है कि दिन भी ढल गया है। यह काफी ज्यादा खूबसूरत था और उसने पहली बार देखा था कि ऊपर से देखने पर नजारा बिल्कुल ही अलग होता है, लेकिन क्या उसे इसका आनंद लेना चाहिए क्योंकि रोजाना से इस तरह से इतने अच्छे कमरे में रहना, अच्छे बिस्तर पर सोना, अच्छा भोजन करना और रोजाना डॉक्टर से इलाज होने पर उसकी तबीयत भी अब ठीक होने लगी है। लेकिन उसके पिता ने पहले इसके बारे में बताया था कि यदि वह इन चीजों का ज्यादा लालच करेगी तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। अचानक से उसके पेट से आवाज आने लगती है क्योंकि उसे भूख लगी थी और खाने का समय भी बीत गया था, लेकिन उसके लिए खाना नहीं आया था। उसे लगा कि आज शायद वह नहीं आने वाले, इसीलिए उसे सो जाना चाहिए। लेकिन जब वह सोने की कोशिश करती है तो भूख की वजह से उसे नींद ही नहीं आ रही थी और इस समय तो वह हमेशा ही सो जाया करती थी, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। नौकरानियां खाना लेकर आती है लेकिन उसे वह स्वयं ही खाने वाली थी। चूंकि वह इस तरह से सोती रहती है, इसीलिए यदि वह उसका खाना चुराएंगी तो उसे कुछ भी पता नहीं लगेगा, जो कि उनके लिए अच्छी बात थी। लेकिन दूसरी ओर ऐना बस सोने का नाटक कर रही थी। उनकी लेडी की शादी होने वाली है, इसीलिए उनके लिए काफी ज्यादा तोहफे आए हैं। सच कहे तो उनकी लेडी से उन्हें जलन होने लगी है और उन्हें तो खबरें भी सुनी है कि मिखेल के पास में इतनी ज्यादा संपत्ति है जो कि इंपीरियल फैमिली से भी कहीं अधिक है। लोग तो उन्हें साल्वो का राजा भी कहते हैं, लेकिन शादी कब होगी अब तक यह तय नहीं हुआ था। इसके अलावा वह वापस से साल्वो जाने वाले हैं और यह सुनकर ही ऐना शौक हो जाती है कि वह वापस जाने वाला है। वह खाना खत्म करके सामान को वहीं पर छोड़कर जाने लगती है और बात करती रहती है कि सच में वैसे भी वह यहाँ पर स्टेट में वापस नहीं आने वाला क्योंकि वह लेडी को वहाँ पर साल्वो ही ले जाने वाला है। यह जानकर ऐना को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि सच में वह यहाँ पर वापस नहीं आने वाला और अचानक से ही दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। उसे पता नहीं कि वहाँ पर कौन आया होगा क्योंकि नौकरानियां तो पहले ही जा चुकी हैं, लेकिन वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि मिखेल उससे मिलने के लिए आया था। उसे लगा कि वह सो गई होगी, लेकिन चूंकि वह जाग रही है तो उसे लगता है कि उसने अपनी दवा नहीं ली होगी। लेकिन उसे देखकर ऐना डर जाती है क्योंकि इतनी रात गए वह एक व्यक्ति के साथ में इस कमरे में अकेली थी। मिखेल इतनी रात गए उसके पास आने के लिए माफी चाहता है और उसे देखकर ही ऐना डरकर सोफे के पीछे छिप जाती है। ओ, जब मैंने आपका दरवाजा खटखटाया तो आपने कोई जवाब नहीं दिया, इसीलिए मैं बस इस बॉक्स को यहाँ पर छोड़कर जाने वाला था। और उस बॉक्स को देखकर ऐना सरप्राइज हो जाती है कि क्या सच में वह बस इसीलिए आया है। मिखेल असभ्य व्यवहार के लिए माफी चाहता है। दरअसल वह रात के खाने के लिए आई नहीं, वह उसे उपहार देना चाहता था और वह ऐसे ही इसे नहीं छोड़ सकता था, इसीलिए वह बस इसे अंदर रखने के लिए चला आया क्योंकि वैसे भी वह कल सुबह यहाँ से जल्द ही जाने वाला है। ऐना बाहर निकलते हुए क्या आप सच में जा रहे हैं, और वह बताता है कि उसे कुछ जरूरी काम आ गया है इसीलिए उसे जाना होगा। अचानक से परेशान करने के लिए वह माफी चाहता है, लेकिन अब उसे चलना चाहिए। और अचानक से ऐना चिल्लाते हुए उसे रोकते हुए रुक जाइए, आखिर आपको कैसे पता चला कि मैंने दवा नहीं ली। लेकिन मिखेल ने उसके लिए जो दवा बनवाई थी उसमें नींद की
दवा भी शामिल थी जिससे कि उसे नींद आए और वह तेजी से ठीक हो सके। एना को अब समझ में आता है कि इसीलिए उसे जल्दी नींद आ जाती थी और अचानक से मिकेल उससे पूछता है कि आखिर उसने दवा क्यों नहीं ली, क्या वह उसे कड़वी लगती है। लेकिन एना बताती है कि चूंकि वह खाना खाने के बाद में दवा लेने वाली थी इसीलिए उसने इसे नहीं लिया क्योंकि उसने खाना नहीं खाया। और मिकेल टेबल पर सामान देखकर आश्चर्य में था कि उसने खाना नहीं खाया। एना उसे बताना चाहती थी कि यह खाना मेड्स ने खाया है लेकिन वह बता ही नहीं पा रही थी क्योंकि क्या इससे कोई फर्क पड़ सकता है, क्या वह उसकी बात पर विश्वास करेगा कि वह सच कह रही है। लेकिन वह एक बाहरी व्यक्ति था जो कि बाकी लोगों की तरह उसके साथ व्यवहार नहीं करता। सभी उसे नफरत भरी नजरों से देखते हैं लेकिन वह उन सभी से अलग है तो शायद वह उन्हें बताएगी तो क्या वह उसकी मदद करेगा। एना हिम्मत करके उसे बताती है कि यह खाना नौकरानियों ने खाया था और यह सुनकर मिकेल उससे पूछता है कि तो क्या आप कहना चाहती हैं कि नौकरानियों ने आपका खाना खा लिया। एना डरने लगती है, उसे एहसास होता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। यदि उसने उसकी बात पर विश्वास करके नौकरानियों से सवाल जवाब किया तो इस बारे में काउंटेस को पता चल जाएगा। वह कल सुबह चला जाएगा, इसके बाद में इसकी उसे सजा मिलेगी। इस बात से ही डरते हुए एना उसे बताती है कि उसी ने यह खाना खाया है इसीलिए उसने उसे झूठ बोला कि उसने उसकी दवा नहीं ली है, वह जल्दी से इसे ले लेगी। मिकेल उसे इस तरह से डरते हुए देखकर मेरा यहीं पर इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ और वहाँ से चला जाता है। एना को समझ नहीं आ रहा था कि वह वापस क्यों चला गया। एना बैठकर उस डब्बे को देखती रहती है। वह मुखमली डब्बा था जो कि काफी ज्यादा महंगा लग रहा था लेकिन यह सोचकर ही उसे दुख हो रहा था कि उसने उसे यह क्यों दिया। आखिर इसके अंदर क्या हो सकता है, क्या इसमें कीड़े मकोड़े हो सकते हैं वैसे ही जैसे कि लेडी कैथरीन ने उसे दिया था। वह हमेशा ही ऐसी शरारतें करती रहती थी और जब उसे ऐसी चीजों से डर लगता था तो उसकी प्रतिक्रिया से ऐसा प्रतीत होता था कि लेडी कैथरीन इससे बहुत ही ज्यादा खुश है। मिकेल वापस लौट आता है, वह अपने साथ में भोजन की ट्रे लेकर आया था जिसे देखकर एना सरप्राइज थी और वह उसे टेबल पर रखते हुए प्लीज खाना खा लो और फिर अपनी दवा ले लेना। उसे देखकर एना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह उसे खाने की हिम्मत भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वह खत्म हो जाएगा और यह पहली बार था जब किसी ने उसके प्रति इस तरह से चिंता जताई थी। सच में वह बहुत ही ज्यादा दयालु व्यक्ति है, यह जानकर ही उसे राहत मिलती है। एना भगवान से प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देती है क्योंकि उसने स्टेट एडनेस में एक इतने अच्छे मास्टर को भेज दिया जो कि बहुत ही ज्यादा दयालु है। मिकेल खाने को उसे अपने हाथों से खिलाता रहता है और एना इसे खाने लगती है। यह देखकर मिकेल को लगता है कि सच में उसे भूख लगी है, उसे जल्द ही इसे खत्म करके अपनी दवा ले लेनी चाहिए। कुछ समय बाद में एना को महसूस होता है कि यह सच में बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी भरा है, इतनी बड़ी उम्र में भी उसे कोई और खाना खिला रहा है। एना को जानना था कि क्या वह जाने के बाद में वापस नहीं लौटेगा और मिकेल उससे पूछता है कि क्या वह चाहती है कि वह वापस लौटे और एना बिल्कुल ऐसा ही चाहती थी। यदि ऐसा है तो मिकेल जल्द ही वापस आएगा। मिकेल के लौटते ही उसके साथियों को जानना था कि क्या उसकी बात अच्छे से लेडी एलिस से हो गई और अचानक से मिकेल को याद आता है कि वह इसी बहाने को बनाकर यहाँ से गया था। उनके कल के प्रस्थान की तैयारी पूरी हो गई है और लेडी काउंटेस को उससे जानना था कि क्या लेडी लोड्रेड का निवास साल्वो में होने वाला है या फिर कैपिटल में। मिकेल इसे छोड़ने के लिए कह देता है और गैरिथ को समझ में नहीं आ रहा था आखिर वह लेडी एलिश को कहाँ पर ठहराने की योजना बना रहे हैं। लेकिन मिकेल का बस इतना मानना था कि अभी तक लोड्रेड परिवार को चीजों की असली कीमत का पता नहीं है और वैसे भी उसने कभी घाटे का सौदा नहीं किया है, इसीलिए वह बस लोड्रेड परिवार को एक सबक सिखाना चाहता है। सुबह होते ही लॉर्ड मिकेल और उनके साथी निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद में सभी नौकर और नौकरानियां बातें करते रहते हैं कि साल्वो स्टेट में वेतन बहुत ही ज्यादा अच्छा दिया जा रहा है और यहाँ तक कि लेडी एलिश के जाने के बाद में क्या उनकी नौकरानियां भी वहीं पर काम करने वाली हैं। काउंटेस एरिना के पास लेटर आता है कि उन्हें पता चला है कि लेडी एलिश की शादी होने जा रही है। उनके पास शादी का प्रस्ताव आया है और इसे देखकर ही लेडी एरिन को आश्चर्य था कि जो परिवार पहले उन्हें पत्रों के जरिए नजरअंदाज कर रहे थे अब जल्द ही जवाब
भेज रहे हैं। कैथरीन अपनी माँ को बताती है कि बाहर बुटीक से कैरेज आए हैं और यह आश्चर्यजनक बात थी क्योंकि उन्होंने कहा था कि वह सबसे फैशनेबल और महंगी चीजें ही भेजे, लेकिन यह इतना जल्दी आ गया। जल्द ही वह हेडमेड को उन्हें ऊपर लाने के लिए कहती है ताकि वह उनसे बात कर सके। इसे देखकर लेडी एरिन को लग रहा था कि सच में साल्वो परिवार के साथ में संबंध जोड़कर उन्होंने कुछ बुरा नहीं किया और अचानक से कैथरीन साल्वो जाना चाहती थी क्योंकि उसने सुना है कि साल्वो में लॉर्ड मिकेल का निवास सोने से भरा हुआ है। सच में वह एक गोल्ड मेंशन होगा जो कि सर्दियों में भी फूलों की सजावट से पूरी तरह से सजा हुआ होगा। लेकिन काउंटेस एरिना इस तरह की लापरवाही करने के लिए मना करती है क्योंकि उसे शक है कि इस विवाह को नापसंद करने वाले लोग भी होंगे। साथ ही एम्प्रेस और लॉर्ड मिकेल के बीच में मतभेद है, इसीलिए तो उन्होंने इस विवाह की सहमति दी क्योंकि लोटरेड फैमिली एम्प्रेस की पहुंच से परे है। क्योंकि एम्प्रेस ने उसके बेटे को जानबूझकर सेना में भर्ती किया था और बाद में उसे बंदी बना लिया। उसने एडवर्ड को जब तक बंदी बनाए रखा तब तक कि वह उनसे सारी चीजों को नहीं छीन चुकी, उसके बाद में उसने उन्हें मार दिया। यह विवाह का प्रस्ताव केवल लोटरेड को ही बचाएगा और लॉर्ड मिकेल के जरिए वह अपने बदले को पूरा करेगी क्योंकि लॉर्ड मिकेल इस परिवार में जुड़कर नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। इससे काउंटेस एरिना को याद आता है कि वह उस लड़की की बदतमीजी के बारे में भूल गई थी। अब समय आ गया है कि उसे इस स्टेट से बाहर निकाल फेंका जाए, लेकिन एलिशिया उसे रोक देती है और बताती है कि उसे तो वैसा ही छोड़ दो जैसे कि वह है। लेकिन काउंटेस एरिना उस खुशी के मौके पर पहले ही किसी परेशानी को पैदा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए यह जरूरी है। लेकिन जो कि कुछ समय के लिए उनके यहाँ पर मेहमान ठहरे हुए हैं, इसीलिए इस बारे में उन्हें बाद में बात करनी चाहिए। सीन शिफ्ट एना अपने नए और मुलायम जूतों को देखती रहती है और उसके जीवन में यह पहली बार था जब किसी ने उसे कुछ दिया था और अब जब वह सोचे तो काउंट ने उसे एक बार कहा था कि वह उसे वह सब देंगे जो वह चाहती है, लेकिन शायद उसे अप्रिय बातों के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि वह कुछ दिनों से बहुत ही ज्यादा खुश है। वह आरामदायक कमरे में रह रही है, अच्छा भोजन खा रही है, यहाँ तक कि उसका इलाज भी किया जा रहा है। यहाँ तक कि एक ऐसा व्यक्ति उसके प्रति दया रखता है, चिंता करता है, जो कि उससे नाराज नहीं है। सच कहे तो लॉर्ड मिकेल के आने के बाद में कई चीजें बदल गई है, जैसे कि उसका कमरा और यहाँ तक कि यह कोई सपना नहीं है, इसका परिणाम यह जूते हैं। उसे यह बहुत ही ज्यादा पसंद है और वह आशा करती है कि वह जल्द से जल्द वापस लौट आए। किचन में टोकरी को खाली देखकर ईमा पूछती रहती है कि आखिर सामान कहाँ पर चला गया। मेड घबराते हुए बताती है कि पूरे एक हफ्ते से कोई भी किराने का सामान या गाड़ी नहीं आया है, इसीलिए उनके पास आटा है, मक्खन और दूध की कमी हो गई है। माँ को समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह इसके बारे में पहले नहीं बता सकती थी। वह माफी मांगती रहती है, लेकिन इससे अब कुछ भी नहीं होने वाला। उसे जाकर उसे दुकानदार को खरी खोटी सुनानी ही होगी, लेकिन उससे पहले उसे बटलर से बात करनी होगी। जब वह बटलर से मिलने के लिए जाती है तो वह दुकानदार भी उसे वहीं पर मिल जाता है और वह उसे डांटते हुए, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है कि तुमने सामान नहीं भेजा? काउंटेस और यंग लेडियों को इस बारे में पता चल जाएगा तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लोगे? उन दोनों को चुप कराते हुए दुकानदार यूरी के बारे में पूछता है। वह हर हफ्ते ही उसे भुगतान किया करता था, लेकिन 2 हफ्ते से उसे अचानक से ही भुगतान मिलना बंद हो गया है और जब तक कि उन्हें उनका भुगतान नहीं मिल जाता वह उन्हें कोई भी ताज़ा सामान वितरित नहीं करने वाले हैं, इसीलिए उन्हें उनका पैसा दो। भुगतान नहीं मिलने पर वह व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। ईमा उसे अपना कारोबार चेंज करने के लिए कहती है और जेम्स को इस बारे में खुशी थी कि काउंटेस और यंग लेडीज को इस बारे में पता नहीं चला। यहाँ तक कि जेम्स ने तो अपनी जेब से भी पैसे खर्च किए थे और यदि जल्द ही यूरी पैसे भेज देगा तो अच्छा होगा, लेकिन अचानक से उसे एहसास होता है कि उसने अभी तक उन्हें कोई भी खबर नहीं दी। एना जंगल में शाम होने तक प्रार्थना करती रहती है कि उसे समय का पता ही नहीं चलता, लेकिन उसे इस बात की खुशी थी कि धीरे धीरे ईश्वर उसकी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। सेंट शिफ्ट एडनेस स्टेट में बहुत ही ज्यादा शोर मचा हुआ था क्योंकि लोग अपने पैसे मांग रहे थे कि उन्हें 1 महीना बीत चुका है, यहाँ तक कि यहाँ पर पैसे छोड़कर सही से खाना भी नहीं मिल रहा है। उन्हें जल्द ही काउंटेस से बात करनी है। उन्होंने तो सुना है कि मिकेल साल्वो के साथ में उनकी एंगेजमेंट भी रद्द हो गई है, तो आखिर वह उनके पैसे कैसे चुकाने वाले हैं? और अगर वह उनके पैसे को नहीं दे सकते तो उन्हें हवेली के सामान को ही उन्हें दे देना होगा, वह उन्हें ले लेंगे। दूसरी ओर यह सब सुन रही एना शॉक हो जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है और उनके कहने का मतलब क्या है कि यह एंगेजमेंट टूट गई। इन सभी चीजों को देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद एडनेस स्टेट का अंत अब नजदीक है। लोग अपनी पैसों की जरूरत के लिए उनके सामान लेकर जा रहे थे, यहाँ तक कि उनके पास भोजन की भी व्यवस्था नहीं थी। सभी नौकर भी मेंशन को छोड़कर चले गए थे क्योंकि यहाँ पर रुकने का कोई मतलब नहीं था और जिन लोगों को पैसे की जरूरत थी वह वहाँ के सामानों को ले जाने लगे थे। इन सभी चीजों को देखकर एना इन्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहती थी कि यह सच है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि वह वापस लौटकर नहीं आने वाला। वह
जरूर आएगा। चीजें पूरी तरह से बिगड़ गई थी। कैथरीन जोर जोर से रोती रहती है। काउंटेस एरिना उसे शांत रहने के लिए कहती है, लेकिन उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि हेडमेड भी उन्हें छोड़कर जा चुकी थी और अब मेंशन में बहुत कम ही लोग बचे थे। उनके पिछले दिन बुरे सपने से कम नहीं थे। लेन देन भी अचानक से इंटरेस्ट में घुस गया था और यहाँ तक कि पैसों के लिए भी उन्हें चिल्लाना पड़ रहा था। और पूछताछ पर उन्हें पता चला कि मिखेल साल्वो की उसकी बेटी के साथ एंगेजमेंट रद्द हो गई है। उन्होंने बस यह अफवाहें सुनी थी। जब इस लेन देन के इंटरेस्ट में लूटपाट चल रही थी तो उसने इसकी जानकारी के लिए साल्वो में किसी को भेजा, लेकिन संदेश के तौर पर उसे प्राप्त होता है कि मिखेल साल्वो उनके स्टेट में नहीं है और न ही उनके साथी हैं, वह जा चुके हैं। यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि मास्टर मिखेल की अनुमति के बिना उनसे मिलना बिल्कुल ही असंभव है, इसीलिए वह वापस लौट आया। उनके आते ही उन्होंने संपर्क भेजने के लिए कहा है, लेकिन उन्होंने बताया कि वह व्यापारिक प्रशिक्षण के लिए मध्य मैदान में गए हैं और जवाब मिलना असंभव है। अधिकतर नौकर जा चुके थे। बटलर और हेडमेड भी इसमें शामिल थे। जो रिश्तेदार उन्हें अक्सर संपर्क किया करते थे वह भी चुप थे। उन्होंने तो अपने पत्रों को भी हाल ही लौटा दिए। पहले इतने खराब हालत नहीं थे। आखिर इस बार ऐसा क्यों हो रहा है? जरूर से इन सब चीजों के पीछे एम्प्रेस मेलिना ही होगी। उसे लगता था कि सब ठीक रहेगा जब तक कि वह कैपिटल की सामाजिक दायरे से दूर रहेगी, लेकिन उसने उसका अपमान करके बहुत ही ज्यादा बुरा किया। क्या उनके पास इससे बचने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है? क्योंकि इस समय एलिश के लिए दूसरा विवाहित साथी ढूंढना भी आसान नहीं होगा। अचानक से मेड आकर बताती है कि जो उनके मीट की पूर्ति की व्यापारी करता है वह आया है और लेडी एरिना बताती है कि उसे पैसे के लिए बाद में आने को कहे, लेकिन मेड बताती है कि उसे पैसों के स्थान पर और कुछ चाहिए और वह लेडी एना है। एना जंगल में बेरियां ले रही थी और भी कई सारे फ्रूट्स ढूंढ रही थी और आखिरकार उसका बैग भर ही गया था, जो कि मेंशन में खाने की बहुत ही ज्यादा कमी है, इसीलिए उसे लगता है कि इससे थोड़ी बहुत परेशानी कम हो जाएगी और उसे विश्वास है कि मास्टर मिखेल जल्द ही लौट आएंगे क्योंकि उन्होंने उससे वादा किया था वह लौट आएंगे। बस उसे थोड़ी देर उनका और इंतजार करना होगा। इसीलिए उसे दूसरों की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करना चाहिए और उसे उसके वादे का इंतजार करना चाहिए। वह जरूर वापस लौट आएगा। अब उसे मेंशन में वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन उसे एहसास नहीं था कि कोई उसके पीछे था। जल्द ही वह उसे पकड़ लेता है, जिसे देखकर एना घबरा जाती है क्योंकि वह नहीं जानती थी कि वह कौन है और आखिर वह यहाँ पर आया कैसे। वह उसे छूटने की कोशिश करती है लेकिन गिर जाती है और उस व्यक्ति को धिक्कार महसूस हो रहा था क्योंकि उसे लगा था कि वह एक सीधी सादी लड़की होगी। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी वह उसकी पत्नी बनने वाली है तो वह उसके साथ बुरा व्यवहार बिल्कुल भी नहीं कर सकता, इसीलिए उसे संघर्ष करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। एना शौक थी कि उसके कहने का मतलब क्या है और वह उसे बताता रहता है कि उसने उसकी कीमत काउंटेस को चुका दी है। वैसे भी लोड्रेड परिवार ने उससे काफी ज्यादा पैसा वसूल किया है। खैर उसने सुना है कि वह एक आवारा बच्ची थी जिसे कि वह उठाकर लाए थे, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, उसने तो इस बारे में कहानियां सुनी है कि जिनके इस तरह के लाल बाल होते हैं वह विचेस और हार्ड लॉर्ड्स होती हैं, है ना। इससे एना को अपने पिता की कही हुई बात याद आती है कि उसे हमेशा ही छिपकर रहना होगा, किसी को भी पता नहीं चले कि वह क्या है, क्योंकि उसका रंग एक सर्प के जैसा है, एक ऐसा रंग जो लोगों को मोहित कर देता है। वह एक पाप है जिसके साथ उसका जन्म हुआ है। उसे उसकी स्थिति के बारे में तो पता चल ही गया होगा कि वह किसी भी चीज से इनकार नहीं कर सकती और जल्दी ही वह एना को खड़ा करते हुए ले जाता रहता है, लेकिन एना इसके लिए इनकार कर देती है। यह सुनकर वह जोर से उसे मारते हुए गिरा देता है। यह देखकर एना और भी ज्यादा डर जाती है क्योंकि कभी भी वह गलती करती है तो उसे इसी तरह से सजा मिलती थी और वह और भी ज्यादा डर जाती है। एना डरते हुए रोते हुए उससे माफी मांगती है। वह ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगी। यह देखकर उसे लगता है कि उसे शुरुआत से ही ऐसा व्यवहार किया होता तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। खैर वह इसके लिए घर पहुंचने तक का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब उसे लगता है कि उन्हें जाने से पहले एक चक्कर तो यहीं पर लगा लेना चाहिए, क्योंकि वैसे भी अब तो उसे यह काम काफी बार करना पड़ेगा। एना डरी हुई थी कि आज सच में वह ऐसी हालात में अपने इस स्वर्ग से चली जाएगी, लेकिन उसका शरीर इतना ज्यादा जम गया है कि वह हिलने की भी हिम्मत नहीं कर सकती और जल्द ही वह व्यक्ति उसे फेंकते हुए गिरा देता है। एना मदद के लिए पुकारते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगती है कि उसने हमेशा उस पर विश्वास किया है, इसीलिए वह उसे यहाँ से बेच नहीं सकता। उसकी रक्षा करनी होगी, उस पर दया दिखानी होगी। वह प्रार्थना करती है कि वह उसकी मदद करे और शायद जैसा कि भगवान हमेशा उसकी सुनता है, आखिरकार मिखेल वहाँ पर आ ही जाता है और वह उस व्यक्ति को मारते हुए गिरा देता है। एना को घबराते हुए देखकर, क्या तुम ठीक तो हो? कुछ समय पहले लॉर्ड मिखेल कार्य की जांच कर रहे थे जो कि काफी ज्यादा धीमा चल रहा था, लेकिन फिर भी नौगाड में रेलवे निर्माण केवल बसंत से लेकर शरद ऋतु के आरंभ तक ही संभव है।
है, लेकिन इसमें कुछ किया भी नहीं जा सकता। आज का नजारा उसे बहुत ही ज्यादा आकर्षक लग रहा था, लेकिन फिर भी वह अभी ऐना के बारे में ही सोच रहा था कि उसकी आंखों का रंग हल्का हरा है और यह वैसा ही स्पष्ट और चमकदार हो तो ज्यादा शानदार होगा। गैरेज चिंतित होते हुए आता है। उसे गैरेज में ही इंतजार करना चाहिए था। उसके पेट में चाकू से वार किया गया है और फिर भी वह ऐसे घूम रहे हैं जैसा कि उसे उम्मीद थी। उसका घाव फिर से खुल गया है और यह देखकर लॉर्ड मिकेल बताते हैं कि जो भी इस बारे में सुनेगा वह कहेंगे कि उसे चोट लगी है। सच में गैरेज को अब तो इस बारे में लग रहा था कि उसे उसके खाने में नींद की गोलियां मिलाकर देने के बाद में उसे सोते हुए ही स्टेट में ले जाना चाहिए। उसे पहले से ही एम्प्रेस के इतने दिनों तक शांत रहने पर मुझे कुछ तो गड़बड़ लगी थी। मुझे तभी अंदाजा हो गया था जब एम्पर को दौरा पड़ा था। एक सप्ताह पहले साल्वो से कुछ दूरी पर स्थित शिपयार्ड का निरीक्षण करते समय उस पर हमला हो गया था और एम्प्रेस ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वह एम्पर के स्वास्थ्य के प्रति अत्यंत संवेदनशील थी, क्योंकि उसकी शक्ति का मूल आधार वही है। इसीलिए एम्प्रेस ने उस चिंता में ही उस पर हमला करने का आदेश दिया होगा। बेशक उसने इस परेशानी का सामना अच्छे से कर लिया। सच कहे तो वह घात लगाकर उस पर हमला करना चाहते हैं और फिर उसी का पक्ष लेकर सच में इसे मजाक बना रहे हैं। अगर मिकेल इस समय आराम करता है तो सभी को पता चल जाएगा कि उस पर हमला हुआ है और वैसे भी उसे इस रेलवे परियोजना को हर हाल में सफल करना होगा। वैसे भी यह पहली बार नहीं है जब उसे चाकू लगा है, इसीलिए वह हंगामा न करे। गैरेट के लिए सिर्फ यही उसके लिए चिंता की बात नहीं थी। उसकी जल्द ही शादी भी होने वाली है और उसने यह काम भी शुरू कर दिया है, इसीलिए उसे एडनेस परिवार पर भी नजर रखनी होगी। इससे मिकेल को याद आता है कि सच में वह उस औरत के बारे में तो भूल ही गया था। भले ही उसे चारों ओर फैली हुई यह हरियाली बिल्कुल भी पसंद ना हो, लेकिन वह चाहे जो भी हो जाए उसकी उन ग्रीन आंखों को बिल्कुल भी नहीं भूल सकता। गैरेट के अनुसार उसकी शादी होने वाली है तो उसके बहाने से वह अपने आराम के लिए समय निकाल सकता है, क्योंकि अगर उसने इसके अलावा किसी और कारण से छुट्टी ली तो लोगों को उस पर शक हो जाएगा। इसीलिए उसके लिए यह एक अच्छा बहाना होगा। इससे वैसे भी लोगों को लगेगा कि मिकेल साल्वो आखिरकार एक उत्तराधिकारी पैदा करने की कोशिश कर रहा है और शायद इससे यह अफवाहें भी खत्म हो जाएंगी कि उसे पुरुष पसंद है। लॉर्ड मिकेल बताते हैं कि कहीं वह उन अफवाहों के बारे में तो बात नहीं कर रहा है जिसमें वह यूरी और उसके साथ में रात बिताता है। सच में यह गैरेट के लिए बहुत ही ज्यादा क्रीपी था और अंततः उसे वैसे भी एक उत्तराधिकारी की आवश्यकता है तो यह सही ही है। लेकिन इस बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि कभी भी लॉर्ड मिकेल ने इसके बारे में नहीं सोचा कि कौन सी लेडी उसके उत्तराधिकारी को जन्म देगी। और सच कहे तो वह लेडी एलिस की ओर बिल्कुल भी आकर्षक नहीं है। एलिस लॉर्ड्रेट जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर और आकर्षक है, उसकी वाणी भी मधुर है, एक नोबल व्यक्ति की साक्षात छवि है जो कि उसे काउंट की उपाधि भी दिला सकती है, लेकिन उसे उसके प्रति कुछ भी महसूस नहीं होता। लेकिन अगर किसी तरह से वह लेडी एना के बारे में सोचे तो बात कुछ और है और जल्द ही वह घोड़ी पे सवार होकर निकल जाते हैं। गैरेट को समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जा रहा है। बैक टू द प्रेजेंट एना को इस तरह से देखकर मिकेल को यह तो एहसास हो गया था कि यह वही लेडी है जिसे कि वह अपने पास रखना चाहता है। दूसरी ओर एना उसे शुक्रिया अदा कहने की कोशिश करती है, लेकिन इन सब चीजों से वह बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। से इस तरह से देखकर लॉर्ड मिकेल उसके सर को सहलाते हुए, एना सब ठीक है, आप बिल्कुल सुरक्षित हैं, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। यह सुनकर ही एना की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसे बचाने के लिए वह उसे शुक्रिया अदा कहना चाहती थी और इसके अलावा वह कभी नहीं चाहती थी कि वह उसे ऐसी हालत में देखे। उसे इस तरह से रोते हुए देखकर मिकेल उसे गले लगा लेता है। कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है, तुम जितना चाहो उतना रो सकती हो, तुम बहुत ही ज्यादा डर गई होगी, कोई बात नहीं, सब ठीक है। वह उसे पकड़ के जोर जोर से रोने लगती है। मिकेल को समझ में नहीं आ रहा था कि यदि वह इतनी आसानी से ही मान जाने वाली थी तो आखिर वह उससे इतनी ज्यादा सावधानी क्यों बरत रही थी। कि इससे पहले जो विनम्रता उसने दिखाई थी वह केवल उसके लिए एक परीक्षा थी, ताकि वह जान सके कि वह बार बार उससे कब तक भागने वाली है। उसने यह सब कुछ जानबूझकर किया था। वह जानता था कि उसे पुरुषों से डर लगता है, इसीलिए वह जानबूझकर उसके कमरे में गया था और इसीलिए उसने उसे बिना कुछ नुकसान पहुंचाए उपहार देकर वापस लौट आया था। उसके बाद तो चीजें और भी ज्यादा आसान हो गई, यहाँ तक कि उसने उसके बारे में भी पूछा कि वह कब लौटेगा। और जब उसने इतनी आसानी से अपनी सतर्कता को कम कर दिया तो उसके लिए यह सब उबाऊ हो गया और उसने एडनेस स्टेट को छोड़ दिया और उसके बारे में जल्द ही भूल गया। लेकिन फिर भी मध्य क्षेत्र के उन मैदानों का रंग देखकर उसे उसकी आंखों की याद आ गई और वह उसके पास वापस चला आया। जल्द ही गैरेट भी आ जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है और मिकेल उसे चिल्लाने के लिए मना करता है, लेकिन आखिर गैरेट शांत कैसे रह सकता था। वह कुछ दिनों पहले तो बेहोश पड़ा था और अब यह सब कर रहे हैं। उसे समझ में नहीं आता कि वह क्या सोच
सोचता है क्या उसने उसके घाव को भी देखा है, उससे कितना ज्यादा खून बह रहा है, लेकिन मिकेल उसे इन सभी चीजों को संभालने के लिए कहता है और वह लेडी एना को लेकर जा रहा है। गैरेथ को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वह अपने प्लान के बारे में भूल गया है, वह बस अपनी हद पार नहीं करना चाहता, लेकिन उसे इसे समझना चाहिए और मिकेल गुस्से से उसे जाने के लिए कहता है। उसके एडनेस स्टेट में लौटने पर नौकर जाकर काउंटेस को बताते हैं कि लॉर्ड मिकेल लौट आए हैं और उन्हें इस तरह से देखकर लेडी एरिना शॉक थी कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा है। मिकेल गुस्से में लग रहा था, काउंटेस हमें मिले हुए काफी समय हो गया है और मैं जब यहाँ पर लौट रहा था तो लेडी एना मुझे मुसीबत में मिली, इसीलिए मैंने उनकी मदद की। सच कहे तो वह एक ऐसी भयानक घटना का शिकार होने वाली थी जिसका वर्णन करना भी असंभव है। वैसे फिलहाल के लिए इस समय लेडी एना को आराम की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, इसीलिए वह एक दूसरे को शुभकामनाएं बाद में दे सकते हैं और इस पर काउंटेस उसे कुछ भी नहीं कह पाती। जल्द ही यूरी भी वहाँ पर आ जाता है। मिकेल को जानना था कि जो सामान उसने ऑर्डर करवाया था उसका क्या हुआ। वह ऑर्डर पूरी तरह से तैयार था और मिकेल चाहता था कि वह सुनिश्चित करे कि सामान पूरी तरह से उपलब्ध हो, क्योंकि उसे लगता है कि इन कमरों के मास्टर के लिए यह बिल्कुल उपयुक्त रहेगा और अब उसे चलना चाहिए। और काउंटेस उसे कुछ कहना चाहकर भी कुछ भी नहीं कह सकती थी। काउंटेस शॉक थी क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद में यह मेंशन वापस से अपनी पुरानी स्थिति में आता जा रहा था और कहे तो चीजें और भी ज्यादा खर्चीली होती जा रही थी। यहाँ तक कि इस मेंशन की काउंटेस होने के बावजूद भी उसकी बिना अनुमति के ही यह सब हो रहा है। क्या उसे इसे रोकना चाहिए? वैसे भी इस गड़बड़ी को ठीक करने का जिम्मा उन्होंने ही उठाया है, तो क्या वाकई में उसे इसे रोकना चाहिए या फिर चीजों को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए? एम्प्रेस इन सब चीजों से बहुत ही ज्यादा विचलित थी और युद्ध के समाप्त होने के बाद में बातचीत बार बार ही विफल होती जा रही है, लेकिन किसी कारणवश शॉक ने इस बार कदम पीछे हटा लिया था और नौकार के लिए अधिक अनुकूल शर्तें पेश की हैं। ऐसा लगता है कि समझौते के तौर पर वह पूरी गर्मी पर ही बातचीत करते रहेंगे और कहा जाता है कि एम्प्रेस अगले सप्ताह एम्परर के साथ में ग्रीष्मकालीन विला में रवाना होने वाली है। खैर ऐसी अफवाहें भी सुनने को मिली है कि हाल ही में उन्हें जो दौरा पड़ा था वह गंभीर था, जिससे कि उनके मस्तिष्क को क्षति पहुंची है। देखा जाए तो बचपन से प्रतिभाशाली एम्परर सिंहासन पर आसीन होने के बाद मृत्यु के दौरे पड़ने की वजह से उनका शरीर दुर्बल हो गया और इस घटना के परिणाम स्वरूप एम्प्रेस को रेजिडेंस बनाया गया। इसके बाद एम्परर के साथ में कुछ भी घटित होने पर एम्प्रेस को छोड़कर उसके दुश्मनों पर इसका शक किया जाता था और एम्प्रेस एक बहुत ही ज्यादा प्रतिभाशाली महिला है, इसीलिए तो उन्हें लगता है कि जो कुछ भी एम्परर के साथ हो रहा है वह लॉर्ड मिकेल की वजह से हो रहा है। सभी उस पर ही शक करते हैं क्योंकि एम्परर की मृत्यु के बाद में मिकेल को ही इसका सबसे ज्यादा लाभ होने वाला है, लेकिन यदि वह जीवित और दुर्बल रहते हैं तो इसका लाभ एम्प्रेस को होगा। यूरी क्या वह महज अपने बेटे को भी एक उपकरण की तरह ही इस्तेमाल कर रही है? यूरी का मानना है कि चूंकि गर्मियों के दौरान कैपिटल में संभवतः शांति रहेगी, इस अवसर का लाभ उठाकर उसे भी आराम कर लेना चाहिए, लेकिन मिकेल को लगता है कि शायद गैरेथ ने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा होगा, है ना? यूरी को उसने ऐसा करने को तो कहा था, लेकिन उसे कुछ और चीज भी चेक करनी है और जल्द ही वह उस पर हमला कर देता है, लेकिन उससे मिकेल बच जाता है। लेकिन जब वह उस पर हमला करता है तो यूरी भी बच जाता है। खैर इससे पता चलता है कि आप कितने ज्यादा कमजोर हो गए हैं कि आप मुझे मार भी नहीं सके, इसीलिए फिलहाल के लिए आपका घाव बहुत ही ज्यादा गहरा है, मांसपेशियां भी घायल है, इसीलिए इन गर्मियों में उसे खूब आराम करना चाहिए। मिकेल मान जाता है कि वह इन गर्मियों में एडनेस स्टेट में ही आराम करने वाला है। वैसे यूरी को जानना था कि वह शादी करने वाले हैं, है ना? ऐसा ही था, लेकिन अभी भी मिकेल इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहता है। बटलर आते हुए उसे बताता है कि काउंटेस उससे बात करना चाहती है, लेकिन फिलहाल के लिए उसने कह दिया है कि वह आराम कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले भी वह 3 बार नौकरानियों को और व्यक्तिगत रूप से 2 बार आ चुकी हैं। इसके अलावा मिकेल चाहता है कि वह कोई भी उपयुक्त बहाना बनाकर उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करे। इसके अलावा बटलर उसे खबर देता है कि लेडी एना भी जाग गई है। मिकेल उसे मिलने के लिए चला जाता है। उसके लिए यह राहत की बात थी कि वह ज्यादा लंबे समय तक बेहोश नहीं रही, क्योंकि उसे लगा था कि ऐसा ही होगा। खैर उसे जानना है कि आखिर वह अब कैसा महसूस कर रही होगी। मिकेल को अचानक से चिल्लाने की आवाज आती है। वह जल्दी से दौड़ते हुए वहाँ पर आकर आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है और उसे देखकर वह सरप्राइज हो जाता है कि आखिर वह ऐसे क्यों बैठी है। नौकरानियां बताती है कि वह माई लेडी की कपड़े पहनाने में मदद कर रहे थे, लेकिन माई लेडी ऐसा नहीं चाहती। यह देखकर मिकेल उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहता है और वो वहाँ से चली जाती है। एना का व्यवहार इस समय मिकेल को एक मासूम सी बिल्ली की तरह लग रहा था और वह उससे पूछता है कि आखिर उसे अब कैसा महसूस हो रहा है। नौकरानियां बस उसकी इसे पहनाने में मदद कर रही थी। क्या उसे यह कपड़े पसंद नहीं है, इसीलिए वह पहनना नहीं चाहती, लेकिन एना इसके लिए मना कर देती है। उसे यह कपड़े पसंद है। कोई भी एना को उसके पसंद के कपड़े
कपड़े पहनने के लिए मना नहीं कर रहा था, बस उसे लगा कि इन कपड़ों में उसे आरामदायक महसूस होगा। लेकिन एना इन्हें पहनना नहीं चाहती थी और मिकेल को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या इनमें कोई समस्या है। भले ही यह कपड़े एना को पसंद हो, लेकिन इनमें बहुत ही ज्यादा स्किन दिखती है, इसीलिए वह इन्हें नहीं पहनना चाहती। यह सुनकर मिकेल भी सरप्राइज हो जाता है। मिकेल को लगता है कि उसकी आस्तीन छोटी है, लेकिन यह गर्मियों के मौसम के लिए बिल्कुल सही है और इसके अलावा मेंशन में फिलहाल उसके लिए उपयुक्त अतिरिक्त कपड़े ज्यादा उपलब्ध हैं। और भले ही उसे यह कपड़े नापसंद हो, लेकिन उसे लगता है कि इन कपड़ों में उसे आरामदायक महसूस होगा। लेकिन अगर वह इन्हें पहनना नहीं चाहती तो वह जल्द ही मेड को बुलाकर इसे भिजवा देते हैं। लेकिन अचानक से ही एना उन्हें लेकर कह देती है कि वह इन्हें पहन लेगी। चूँकि एना कपड़े बदलने वाली थी, इसीलिए वह लॉर्ड मिकेल को बाहर जाने के लिए कहती है और लॉर्ड मिकेल बताते हैं कि आखिर वह उनके पीछे जाकर चेंज क्यों नहीं करती। और वैसे भी उस फर्नीचर को वहाँ पर कपड़े बदलने के लिए ही रखा गया है। अन्य नोबल परिवारों में भी ऐसा ही किया जाता है, तो उसे भी वहीं पर जाकर चेंज करना चाहिए और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। उसे वहाँ से कोई नहीं देख सकता। यदि वह चाहे तो वह अपना सिर भी दूसरी ओर घुमा लेगा। लेकिन यह सुनकर ही एना डर जाती है और मिकेल बताता है कि वह बिल्कुल भी इस बारे में चिंता न करे, वह उसकी अनुमति के बिना उसे कुछ भी नहीं करेगा। क्या इसके लिए उसे उसकी बातों पर विश्वास नहीं? एना जल्दी से जाते हुए मैं जल्दी ही चेंज करके आती हूँ, लेकिन उसे बचपन से ही सिखाया गया था कि इस तरह से कोई भी काम करना उसके लिए पाप है, इसीलिए उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि वह एक ही कमरे में एक व्यक्ति के साथ में अकेली मौजूद है और अब वह अपने कपड़े भी बदलने जा रही है। क्या उसे ऐसा करना चाहिए? लेकिन उसने उसे विश्वास दिलाया है कि वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। यहाँ तक कि उसने तो उस व्यक्ति से भी उसे बचाया था। इसके अलावा उन्होंने उसे बताया है कि अन्य परिवारों में भी ऐसा ही होता है। और चूंकि उसे लगता है कि लॉर्ड मिकेल स्वर्ग की दुनिया से बाहर आए हैं और इस विशाल सी दुनिया में उन्होंने यात्रा की है, तो जो बातें वह कह रहे हैं अवश्य ही सच होगी। मिकेल इसके बारे में विचार करता रहता है कि उसने बताया कि नोबल परिवारों में ऐसा ही होता है। उसने यह झूठा दावा नहीं किया, हालांकि यह पति पत्नी और प्रेमियों के बीच ही होता है। कि जब मिकेल को उसके कपड़े गिरने की आवाज और पहनने की आवाजें आती है तो उसे अजीब सा ही महसूस हो रहा था, क्योंकि इतने समय से उसे किसी भी लेडी के प्रति ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ। उसे महसूस हो रहा था जैसे कि उसका गला सूख रहा हो और अचानक से उसे एना की आवाज आती है। उसे लग रहा था कि उसे इस समय शांत रहना होगा और जैसे पहले वह उससे बात करता आया है वैसे ही उससे बात करनी होगी। क्या आपको कोई परेशानी है? लेकिन एना उसे शुक्रिया अदा करना चाहती थी, क्योंकि उसने इसके लिए उसे शुक्रिया अदा भी नहीं किया। लेकिन मिकेल को नहीं लगता कि उसे इसकी जरूरत है, उसने इसके लिए ऐसा नहीं किया। मिकेल धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अपनी इच्छाओं को नियंत्रित क्यों कर रहा है, क्योंकि पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया। और वैसे भी वह उसकी जाल में तो फंसी गई है, तो एक कदम और सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए अगर वह उसके पास जाकर इस पर्दे को हटाते हुए उससे मीठे शब्दों से उसकी प्रशंसा करे, तो क्या वह उसके झांसे में फंसकर उसके जाल में फंस जाएगी? एना मानती है कि उसने धन्यवाद के लिए ऐसा नहीं कहा, लेकिन फिर भी वह उसका शुक्रिया करना चाहेगी, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है और पिछली बार तो उसने उसे उपहार भी दिया था। मिकेल को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह उसे शुक्रिया क्यों कह रही है, क्योंकि उसने उसके उपहार को पहना तो था ही नहीं। और एना बताती है कि वह उन्हें नहीं पहन सकती, क्योंकि उसके द्वारा उसे प्रदान की गई एक पवित्र वस्तु के समान है। मिकेल सरप्राइज था कि वह तो सिर्फ एक जूतों की जोड़ी थी। आखिर वह किस बारे में बात कर रही है? एना उसका शुक्रिया अदा करना चाहती थी, क्योंकि भगवान ने उसकी इच्छाओं को सुनकर ही उसे यहाँ पर भेजा है। इसीलिए उसे लगता है कि यदि आप दिल से कोई इच्छा करते हैं तो वह जरूर पूरी होती है, क्योंकि ठीक उसी क्षण जब उसने ईश्वर से कामना की थी कि वह उसे भेज दे, तो ईश्वर ने उसे पलक झपकते ही उसके पास भेज दिया और उसकी रक्षा की। यह सुनकर मिकेल को एहसास होता है कि तो सच में उसे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं। उसे तो लगता है कि बस वह भगवान द्वारा भेजा गया एक दूत है। उसे लगा था कि वह उसके जाल में फंस गई है और उसने उसे लगभग पकड़ ही लिया है, लेकिन वह इस बारे में गलत था। जल्दी ही एना ड्रेस चेंज करके बाहर आ जाती है और इंतजार करवाने के लिए वह माफी चाहती थी, लेकिन लॉर्ड मिकेल वहाँ से जा चुके थे और देखने पर ऐसा लग रहा था कि वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। काउंटेस के लिए यह अनुबंध बहुत ही ज्यादा जटिल था, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा लिखावटी है। वह मिकेल से आमने सामने रहकर भी इस बारे में बात कर सकती थी, लेकिन वह उससे मिलने में असमर्थ है, क्योंकि वह बस उसे इधर इधर घुमा रहा है और उससे बात नहीं करना चाहता। साथ ही अब वह एलिस को दूसरे परिवार में भी नहीं भेज सकती, क्योंकि उसने बातों को हद से ज्यादा ही आगे बढ़ा दिया है। इसके लिए उसने कैपिटल से कई महंगे कर्मचारियों को बुलाया, यहाँ तक कि कैथरीन ने भी अपने साथियों के साथ इसकी शेखी पगारी। पर उनके लिए सौभाग्य की बात है कि वह
आसानी से लोड्रिक परिवार को नहीं छोड़ने वाला, इसीलिए उसने एडनेस पर अधिकरण की अनुरोध की पहल की है। शुरुआत में तो उन्हें लगा था कि वही उसे आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी वजह से भी वह यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन अब उसने उन्हें ऐसी स्थिति में डाल दिया है जिसमें उन्हें उससे विनती करनी पड़ रही है। और जो कुछ भी आज दोपहर को हुआ उस बारे में सोचकर ही एलिस भी शॉक थी, क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कि लॉर्ड मिकेल उसे इस तरह से लेकर आएंगे। उसे उस लड़की पर पहले से ही इस तरह का शक था कि वह ऐसा ही करेगी। वह एक औरत नहीं बल्कि एक दुष्ट लाल सर्प है जिसने कि लोगों को बहकाया है और उन्हें अपनी लालसा में फंसाकर उन्हें अपने काबू में कर लिया है। क्योंकि जिस दिन उसके पिता की मृत्यु हुई उसी दिन उसने उसे देख लिया था कि आखिर उस दुष्ट सी सर्प जैसी महिला ने उसके मास्टर को कैसे मोहित कर दिया था। अगली सुबह गैरेथ मिकेल को चेक करने के लिए आता है और जैसा कि उसे शक था वह अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता, लेकिन मिकेल को लगता है कि उसकी दवा बहुत ही ज्यादा कड़वी है। क्या उसने इसे जानबूझकर बनाया है? लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यह सिर्फ एक साधारण सी दर्द का निवारण करने वाली दवा है। यह काफी ज्यादा शक्तिशाली पदार्थ है, इसीलिए उसे हल्के से मति भ्रम का भी अनुभव हो सकता है। मिकेल को आश्चर्य हो रहा था कि क्या सच में उसे हेल्यूजन दिखने वाले हैं, और गैरेथ का मानना था कि उसने इस दवा को टेस्ट करने के लिए स्वयं भी इसे लिया था, जिससे कि उसे एहसास हुआ कि आखिर लोग दर्द निवारण दवा के आदी क्यों हो जाते हैं। वैसे गैरेथ आखिर मुझे किस प्रकार के हेल्यूजन दिखने वाले हैं, और गैरेथ बस उसे आराम करने के लिए कहता है अब उसे जाना चाहिए। इससे मिकेल को याद आता है कि उसने साल्वो के बंदरगाह पर कुछ लोगों को देखा था जो कि दवाओं के आदी हो गए थे और अचानक से ही अजीब तरीके से मुस्कुरा रहे थे। तो क्या उसे भी ऐसा ही अनुभव होने वाला है? चाहे जो भी हो, यह जल्द से जल्द काम तो करता है। उसका दर्द काफी ज्यादा कम हो गया है और अचानक से ही उसे एना दिखाई देने लगती है और वह आश्चर्य में था कि क्या यही वह इल्यूजन है। सच में यह तो बहुत ही ज्यादा बेकार है। भले ही यह एक इल्यूजन हो, लेकिन यह बिल्कुल सच्चा लग रहा था। वह सुंदर सा चेहरा जिस पर कोई चोट के निशान या फिर आंसू नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जो कि उसने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन अब उसे समझ में आ रहा था कि आखिर लोग इसके आदी क्यों हो जाते हैं। जैसे ही वह उसके पास जाता है तो वह चिपकने की कोशिश करती है, लेकिन उसे अचानक से एहसास होता है कि वह इतनी सरल सी बात को क्यों बर्दाश्त कर रहा था। वह बस इसे कर सकता है। लेकिन जल्द ही वह उसके पास आकर उसे सहलाने लगती है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह उसके अचानक से उसके घाव को छूती रहती है। उसे लगता है कि क्या वह बस उसे चेक कर रही है। लेकिन भले ही मिखाइल के लिए यह एक हेलुसिनेशन हो, लेकिन उसे विश्वास नहीं होता कि वह उसे ऐसे ही उसकी चोट को छूने दे रहा है, क्योंकि यह उसके स्वभाव के बिल्कुल ही विपरीत था। और जल्द ही वह उसके किस करते हुए उसे हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करती रहती है। यह देखकर ही मिकेल शॉक हो जाता है, क्योंकि सच में यह बहुत ही बेकार सी दवा है। पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह एक हेलुसिनेशन है तो वह जो चाहे कर सकता है। वैसे जैसा कि मुझे लगा था, आप पर यह ड्रेस बहुत ही ज्यादा सूट कर रही है। और मिकेल, क्या आपको यह पसंद आई? मैंने इसे आपके लिए ही चुना है। मिकेल उसके चेहरे को सहलाते हुए, लेकिन सच कहूँ तो मुझे इससे भी ज्यादा कोई और चीज पसंद है। क्या आप इसे उतार सकती हैं? और वह जवाब देती है कि नहीं, वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान ने उसे इस तरह के रास्ते पर चलने के लिए चेतावनी दी है, इसीलिए वह ऐसा नहीं कर सकती। यह सुनकर ही अचानक से मिकेल उससे दूर जाने लगता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है, और जल्द ही वह एना का नाम पुकारते हुए जाग जाता है। उसे एहसास था कि क्या सच में यह एक सपना था, लेकिन वह कोई किशोरावस्था का बालक नहीं है जो कि इस प्रकार के ख्याल सोच रहा है। फिर भी उसने जो कुछ भी उस भ्रम में देखा, वह लेडी अच्छे से कपड़े पहन रखी थी, लेकिन अब वह इसकी वजह से और भी ज्यादा विचार करने लगा है, जैसे कि उसके विचार पूरी तरह से स्थिर ना हो। इसके अलावा अभी तो उसे पाने का मौका भी नहीं मिला है। क्या उसके प्रति वासना रखने के पाप से ही ईश्वर उसका मजाक उड़ा रहे हैं? खैर, इसके लिए उसे हेल्यूशन की जरूरत नहीं है, वह असलियत में भी उसे पा सकता है। वैसे भी इन गर्मियों में वह यहीं पर स्टेट एडनेस में रुकने वाला है, तो उसे लगता है कि यहाँ पर रुकने तक का समय उसके लिए मनोरंजन भरा होगा। देखा जाए तो पिछले एक सप्ताह में ही बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पर एडनेस स्टेट में आ चुकी हैं, और वो भी यह सभी सालों से आई हैं। इसके अलावा जितनी भी चीजें उनमें से निकलती है दुर्लभ और खूबसूरत होती है, इसीलिए एना को लग रहा था कि आखिर वह स्थान कैसा होगा। वैसे एडनेस बहुत ही ज्यादा सुंदर जगह है, लेकिन यह पहली बार था जब उसे एहसास हुआ था कि वह इससे बाहर की जगह को देखना चाहती है। इसके अलावा अब तो उसे इतने खूबसूरत कपड़े पहनने का भी मौका मिल रहा है, और जब भी वह इन कपड़ों को पहनकर इस तरह से घूमती है तो वह फूल की तरह खिल जाती है। सच में यह बहुत ही ज्यादा मजेदार था। वह पूरे हफ्ते से इसी तरह के
कपड़े पहन रही है लेकिन फिर भी उसे यह औपचारिक लगते हैं। वह ऐसे कपड़े थे जो कि बहुत ही ज्यादा मुलायम थे लेकिन फिर भी उसके लिए अजीब थे। साल्वो की दयालु नौकरानी भी उसके प्रति दयालुता रखती है, उसे निजी नजरों से नहीं देखती और हमेशा उसकी मदद करती है। उसे बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा था क्योंकि जैसे कि नौकरानियां उसका मजाक उड़ा रही थी और यहाँ तक कि उसके नए कपड़ों को भी फाड़ दिया गया था। वह इन्हें सोचकर ही घबरा रही थी। अचानक से मेड आते हुए, माय लेडी क्या आप ठीक तो हैं? मैंने आपको कई बार आवाज लगाई लेकिन आपने मुझे जवाब नहीं दिया। क्या क्या मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए? लेकिन एना इसके लिए मना कर देती है। माय लेडी क्या आपको यकीन है कि आप बिल्कुल ठीक है? आपका चेहरा पीला पड़ गया है, आपको पसीना आ रहा है और आप घबरा रही हैं। लेकिन एना उसे बताती है कि वह बिल्कुल ठीक है। आखिर वह किस बात के लिए आई थी? यह सुनकर मेड बताती है कि लॉर्ड मिकेल उसे खाने पर बुला रहे हैं, वह खाने के लिए उसका इंतजार कर रहे हैं। गैरेथ को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह इतना ज्यादा जिद्दी क्यों है। जब उसने उसका टीकानुसंधान किया तो वह दर्द से करा रहा था लेकिन फिर भी उस दवा को लेने के लिए मना कर रहा था। सच में उसे समझ में नहीं आता कि आखिर उसने ऐसा उस हेल्यूशन में देखा क्या था कि वह इस पर इतना ज्यादा गुस्सा है। उसे सामने से आते हुए एना दिखाई देती है और वह उसका अभिवादन करता है लेकिन वह डरते हुए नौकरानी के पीछे छिप जाती है। उसे लगा ही था कि ऐसी स्थिति से गुजरने के बाद में यह तो स्वाभाविक सी बात है। वैसे उन्हें मिले हुए काफी समय हो गया है। आखिर अब उसे कैसा महसूस हो रहा है? एना को अब बेहतर महसूस हो रहा था और उसे घबराते हुए देखकर उसकी नौकरानी उनसे पूछती है कि क्षमा करना, क्या हम अंदर जा सकते हैं? मिकेल बताता है कि बेशक वह जा सकते हैं लेकिन वह कहाँ पर जा रही है? मेड बताती है कि वह लॉर्ड मिकेल ने उन्हें खाने पर बुलाया है और वह वहीं जा रहे हैं। यह सुनकर गैरेथ शॉक था क्योंकि वह घायल है और आराम करने की बजाय ऐसा कर रहा है। सच में उसे कभी भी समझ नहीं आता कि वह क्या सोचता रहता है और जल्द ही वह दोनों वहाँ से चली जाती हैं। अचानक से यूरी भी वहाँ पर आते हुए, क्या हुआ गैरेथ? आप बहुत ही ज्यादा चिंतित लग रहे हैं, क्या किसी प्रकार की कोई गड़बड़ है? गैरेथ को जानना था कि क्या उसे भी इस बारे में पता है कि लॉर्ड मिकेल ने लेडी एना को नाश्ते पर आमंत्रित किया है। यदि ऐसा है तो यूरी को लगता है कि शायद से वह उसे पसंद करने लग गया हो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वह उसकी इतनी देखभाल नहीं करता। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह उसे फंसाने की कोशिश कर रही है। पहली बार उसने जब उसके लाल बालों को देखा था तो आश्चर्यचकित था क्योंकि आइलिस में भी इस तरह के चटक रंग किसी के भी पास नहीं है और उसकी आंखें भी बेहद खूबसूरत है। लेकिन गैरेथ को कुछ ठीक नहीं लगता क्योंकि जल्द ही वह लेडी एलिस से शादी करने वाला है। क्या उसे लेडी एना को अपने साथ इस तरह से रखना ठीक होगा? लेकिन सच कहे तो यूरी ने कभी भी इस बारे में नहीं सोचा था कि उसे इन बातों की इतनी ज्यादा परवाह होगी। वैसे भी वह उसे पसंद करता है तो अपनी मिस्ट्रेस बनाकर रख सकता है क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह लेडी एलिस की बहन है जिसे गोद लिया गया था। वैसे भी उसे शादी तो लेडी एलिस से ही करनी होगी। यह महज क्षणिक मनोरंजन है और कुछ नहीं। मिकेल उसके आते ही उसका स्वागत करते हुए उसे बैठाने की कोशिश करता है लेकिन एना को लग रहा था कि उसे इस तरह की औपचारिकता करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन मिकेल नहीं चाहता था कि वह इसके लिए उसे मना करे। वैसे भी वह उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करना चाहता है और वैसे भी उसे अपने भोजन का आनंद लेना चाहिए। जल्द ही एना बैठ जाती है। उसे एहसास हो रहा था कि आखिर वह लॉर्ड मिकेल से क्यों नहीं डरती क्योंकि वह उसके साथ अन्य लोगों की तरह व्यवहार नहीं करता। उसे पता है कि वह एक बहुत ही ज्यादा अच्छा इंसान है जिसे कि दूसरों से हमेशा ही सद्भावना प्राप्त होती है और उसके साथ रहने पर उसे लगता है कि वह उसके साथ बिल्कुल एलिश की तरह बर्ताव कर सकती है। सामने रखा भोजन बहुत ही ज्यादा आकर्षक लग रहा था और बहुत ही ज्यादा उत्कृष्ट था क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा भव्य भोजन था। लेकिन अचानक से भोजन करने के सामानों को देखकर शौक हो जाती है क्योंकि उसे उनका उपयोग करना नहीं आता था। जब वह नौकरों के साथ बैठकर अलग से भोजन करती रहती थी तब उन सामानों का उपयोग करते देखकर नौकरानियां भी उसका मजाक उड़ाया करती थी और यदि लॉर्ड मिकेल को पता चल गया कि उसे यह सब नहीं आता तो वह सोचेंगे कि वह कितनी ज्यादा असभ्य और अशिष्ट है। मिकेल को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे क्या हुआ। लेडी एना क्या आप ठीक तो हैं? क्या कोई गड़बड़ है? लेकिन अचानक से उसे एहसास होता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको कांटा चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना आता। कुछ देर पहले ही एना को एहसास हुआ था कि शायद वह भी एक सभ्य लेडी बन सकती है, उसकी बहनों की तरह व्यवहार कर सकती है, लेकिन शायद यह सपना उसकी पहुंच से कहीं ज्यादा दूर है। यह सोचकर ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके लिए मुझे माफ कर दीजिए लॉर्ड मिकेल, इसीलिए इन चीजों का कोई उपयोग नहीं। वह अपूर्ण है और कुछ भी नहीं, उसे पढ़ना नहीं आता, उसे संख्याओं का ज्ञान नहीं है, यहाँ तक कि उसे शिष्टाचार का भी ज्ञान नहीं है। लेकिन फिर भी वह ऐसे सपने देखती है जिसमें वह बहुत ही ज्यादा सभ्य है, सलीके के कपड़े पहनकर आगे बढ़ रही है, लेकिन अंत में हमेशा ही होता है कि उसके लिए यह सब असंभव है। वह
वह लॉर्ड मिकेल से माफी मांगती है। उसे डर है कि भोजन के दौरान वह बहुत ही बेकार दृश्य प्रदर्शित करेगी, लेकिन अचानक से ही वह लॉर्ड मिकेल को अपने हाथों से भोजन करते हुए देखकर सरप्राइज हो जाती है। एना, क्या आप जानती हैं, मैं बचपन से ही अस्तबल में पला बड़ा था और सराय की रसोई में ही अपना खाना खाया करता था, इसीलिए स्वाभाविक रूप से उसे कांटे और चम्मच के स्थान पर अपनी उंगलियों का उपयोग करने की आदत है। लेकिन बड़े होने के बाद में, नोबल वर्ग में रहने के बाद में कोई भी उसके लिए कुछ भी नहीं कह सकता। शायद इसीलिए था क्योंकि उसके शिष्टाचार में कोई भी त्रुटि नहीं है, यहाँ तक कि काउंटेस भी उसे एक शब्द भी नहीं कह सकती। ऐसा इसीलिए है क्योंकि उसे भी विश्वास है कि वह भी चीजों को सीख सकती है जैसे कि उसने सीखा है, इसीलिए उसे शर्मिंदा होने की और पछतावा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। वह उसको उस मुकाम तक पहुंचाएगा और उस तक पहुंचने में पूरी मदद करेगा। यह सुनकर एना को अच्छा महसूस होता है और जैसा कि मिकेल को लगा था, वह शिष्टाचार नहीं जानती है, इसीलिए तो उसने उसे खाने पर आमंत्रित किया था। यह उसके उन तरीकों में से एक है जो अक्सर वह इस्तेमाल करता रहता है। उसका मानना है कि प्रतिद्वंदी को कठिन परिस्थितियों में डाल दो और ऐसा दिखावा करो कि जैसे कि आपको कुछ पता ही नहीं। इससे ऐसा लगेगा जैसे कि वह उस पर भरोसा करने लगी है और धीरे धीरे उसके जाल में फंसने लगेगी। वैसे भी नौगाट के भोजन संबंधी शिष्टाचार बहुत ही ज्यादा कठिन होते हैं, इसीलिए वह जल्द ही इन्हें नहीं सीख पाएगी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसने अपने अतीत का जिक्र क्यों किया, क्योंकि इस बारे में तो उसने गैरेथ और यूरी को भी नहीं बताया। फिर उसे रोता हुआ देखकर ऐसा हो गया होगा, लेकिन आखिर उसे लगा था कि वह 2-4 आंसू बहाएगी, लेकिन वह तो फूट फूट कर रोने लगी। आखिर इसमें इतना रोने की क्या जरूरत थी। अचानक से एना आवाज लगाते हुए, लॉर्ड मिकेल, क्या आप ठीक तो हैं? और यह देखकर मिकेल, ओ इसके लिए मुझे माफ करना, मैं कुछ देर के लिए अपने विचारों में खो गया था। खैर जो भी हो, उसे भावुक नहीं होना चाहिए। उसे अपने लक्ष्य के बारे में सोचना चाहिए कि उसे उस लेडी को उसके ईश्वर को त्याग कर उसे चुनने पर मजबूर करना है। इसीलिए उसे उम्मीद है कि वह जल्द ही इससे उबेगा नहीं। सेंशिफ्ट आज वाली ड्रेस उस पर बहुत ही ज्यादा जच रही थी और उसकी मेड उसके लिए बालों की नई स्टाइल बनाना चाहती थी और एना को लगता है कि शायद उसके लिए यही सही है। लेकिन मेड को लगता है कि चूंकि लॉर्ड मिकेल ने उसे आज भी भोजन पर आमंत्रित किया है तो भोजन करते समय उसके बाल उसके सामने नहीं आएंगे और शायद लॉर्ड मिकेल को भी यह पसंद आएगा। यह जानकर एना को खुशी होती है। मेड उसे थोड़ी ही देर में तैयार कर देगी और जल्द ही वह उसके सामानों को भी निकाल लेती है, जिसे देखकर एना सरप्राइज थी कि वहाँ पर रखे हर सामान बहुत ही ज्यादा सुंदर और बेहतरीन लग रहे थे। उसे लग रहा था कि सच में बालों में लगाने वाले तेल की खुशबू भी बगीचे के फूलों की तरह है, लेकिन क्या सच में उसके लिए इनका इस्तेमाल करना ठीक रहेगा? इसके अलावा उसके पिता कहा करते थे कि इस तरह की चीजें पुरुषों को लुभाने के लिए होती है, लेकिन वह बस लॉर्ड मिकाइल के लिए साफ सुथरी और अच्छी दिखना चाहती है और कुछ नहीं। एना अपनी मेड से पूछती है कि क्या सच में इस तरह के सामान उसके पास ही मौजूद है या फिर उसके जैसी और भी महिलाएं इनका उपयोग करती हैं। मेड बताती है कि हाँ, हर लेडी के पास यह मौजूद होता है और हर लेडी इसका अच्छे से उपयोग करती है। इससे एना को एहसास होता है कि तो इसका मतलब वह चीजें पापपूर्ण नहीं है और क्या लॉर्ड मिकेल उसे इस तरह से देखकर सोचेंगे कि वह सुंदर दिख रही है। वह डाइनिंग रूम में आते हुए, गुड मॉर्निंग लॉर्ड मिकेल, और उसे देखकर मिकेल इतना ज्यादा सरप्राइज हो जाता है कि उसे कुछ कह ही नहीं पाता। लॉर्ड मिकेल, आखिर आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अजीब सी दिखाई दे रही हूँ? और अचानक से मिकेल उसे शांत करते हुए, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सच में यह आश्चर्यजनक रूप से आप पर बहुत ही ज्यादा जच रहा है। मिकेल बस उसे देखकर सरप्राइज था क्योंकि पहले उसे इस तरह की चीजों से दिक्कत होती थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी है और उसके कपड़े भी थोड़े हल्के होते जा रहे हैं। उसने उसकी सेवा में निशा नाम की एक मेड को रखा था। यदि उसने ऐसा किया है तो इसके लिए उसे इनाम देना होगा। कल जो कुछ भी एना को सिखाया गया था उसे वह अच्छे से याद था और मिकेल उसे शाबाशी देता है कि वह इसे भूली नहीं। वह उन्हें खाना शुरू करने के लिए कहता है, लेकिन मिकेल को लगता है कि उसे कांटे और चम्मच का उपयोग शुरुआत से ही सिखाना होगा क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा जटिल होते हैं। लेकिन वह उसे इस तरह से उनका उपयोग करते हुए देखकर सरप्राइज हो जाता है क्योंकि कल तो उसने उसे संक्षिप्त में ही इसे समझाया था और आज तो वह इनका परफेक्टली उपयोग कर रही है। एक सप्ताह बाद में कैथरीन को इन चीजों के बारे में पता चलता है तो वह शौक हो जाती है। मेड उसे बताती है कि बहुत ही ज्यादा खाने का उपयोग हो रहा था, इसीलिए उसने इस बारे में रसोई घर में जाकर चेक किया। उसने वहाँ पर देखा कि लेडी एना लॉर्ड मिकेल के साथ मौजूद थी। यह देखकर ही कैथरीन को गुस्सा आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है और आखिर वह उसे लेडी क्यों कह रही है। लॉर्ड मिकेल को एडनेस एस्टेट में लौटे हुए लगभग 2 सप्ताह हुए हैं। इतने में ही यह मेंशन पूरी तरह से भव्य हो गया है। सारी
चीजें पूरी तरह से ही बदल गई है, यहाँ तक कि उसके पिता के जीवित रहने की तुलना से भी यह और भी ज्यादा भव्य हो गया है। इन सब के अलावा वह उसकी बहन, माँ या फिर उसे किसी से भी नहीं मिला है, यहाँ तक कि उसने उसकी बहन को भी प्रपोज नहीं किया। और अगर वह उसकी बहन से शादी करके इस स्टेट की उपाधि लेने के लिए नहीं आया है तो आखिर वह यहाँ पर क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर एडनेस में कोई ऐसी चीज है जो कि उसे यहीं पर उपलब्ध हो सकती है जिसकी वजह से वह यहाँ पर रुका हुआ है। उसे तो लगा था कि शायद इन सब चीजों का कारण उसकी बहन होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि वह विचार करे तो जब वह पहली बार आया था तो उसने एना का इलाज करवाया था और उसने सुना है कि अब वह वापस लौटा तो उसने एना को हमले से बचाया। उसे तो लगा था कि बस वह उसके प्रति दया दिखा रहा होगा, लेकिन वह इसके बारे में गलत थी। वह लड़की वह पहले से ही बहुत ही ज्यादा खराब थी, उसे बाहर निकाल देना चाहिए था। लेकिन मैट उसे चिंता करने के लिए मना करती है, क्योंकि भले ही लॉर्ड मिकेल वास्तव में उसे पसंद करते होंगे या फिर परवाह करते होंगे, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, वह लड़की बिल्कुल मूर्ख है। लेकिन कैथरीन को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। यह उस समय की बात है जब उसने लापरवाही से अपने सस्ते जूतों की जोड़ी को फेंक दिया था। एना उसे प्राप्त करने पर, उसे शुक्रिया अदा करने पर उसके लिए प्रार्थना पढ़ना चाहती थी। कैथरीन को नहीं लगा था कि उसे यह चीजें आती होंगी। कैथरीन इसके लिए कह देती है, लेकिन उसे यह तब तक करना होगा जब तक कि वह संतुष्ट नहीं हो जाती। एना प्रार्थना करते हुए कहती है कि वह स्वर्णिम रथ जो कि उसे स्वर्ग तक लेकर जाएगा, जल्दी ही वह उसके सामने पहुंचेगा। 1 घंटे बाद में आपकी कृपा बनी रहे, तब तक प्रकट हो जाए। यदि आप चाहें तो यह पूरा हो जाए। आपके विश्वास का फल अवश्य आपको मिलेगा। वह कृपा करती है कि परिपूर्ण आपका नाम उज्जवल रूप से चमकने लगे। लेकिन उसे देखकर ही कैथरीन शॉक हो जाती है, क्योंकि 1 घंटे से वह बिल्कुल अलग अलग प्रार्थनाओं के पाठ पढ़ रही थी, मानो उसे सभी प्रकार के अनगिनत धर्म ग्रंथ याद हो। यहाँ तक कि इस मेंशन में इतनी सारी प्रार्थनाएं किसी को भी नहीं आती और यह कोई संभावना नहीं हो सकती कि एना के पास में कोई बाइबल हो। उसके आने से पहले उन्होंने सुना था कि वह चर्च में थी, लेकिन यहाँ पर आए हुए उसे 9 साल हो गए हैं। लेकिन सारी चीजें उसे बेशक याद थी। उसे इस बात का एहसास हो गया था कि भले ही वह एजुकेटेड नहीं है, लेकिन वह कोई स्टूपिड भी नहीं है। बैक टू द प्रेजेंट इन विचारों को सोचकर ही कैथरीन शॉक थी, लेकिन चाहे जो भी हो जाए वह इसे अपनी आंखों से देखना चाहती थी, इसीलिए मेट को उसके पास ले जाने के लिए कहती है। एना अपना भोजन समाप्त कर लेती है। मिकेल उसे देखकर सरप्राइज था कि अभी तक उसे सीखते हुए 1 सप्ताह भी नहीं हुआ और उसने खाने के शिष्टाचार में महारत हासिल कर ली, क्योंकि यदि एक नोबल की बात की जाए तो उसे भी इसे सीखने में 1 महीना लगता है। संस्थापक एम्परर बार्बरो के राष्ट्र पर शासन करने के कलंक से ही छुटकारा पाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने पड़ोसी देश के भोजन संबंधी शिष्टाचारों को अपनाया और नवगाड़ में इसे स्थापित किया। यह सिर्फ कटलरी के प्रकार और उनके उपयोग के क्रम को याद रखने के बारे में नहीं था। व्यंजन के अनुसार उन्हें पकड़ने का तरीका बदल जाता है और यहाँ तक कि खाने का तरीका और सटीक क्रम भी सख्ती से निर्धारित किया जाता है। अब उसे लगता है कि उसे तो यह 1 महीने में सीखना चाहिए था, लेकिन वह इसे जल्द ही सीख गई, तो अब उसे सिखाने के लिए उसके पास कुछ नहीं। इसीलिए अब उसके साथ रहने के लिए उसे एक नया बहाना बनाना होगा। एना, वैसे क्या आप मेरे साथ में बगीचे में टहलने के लिए जाना चाहेंगी? एना को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब देना चाहिए, क्योंकि उसे नहीं पता कि यह ठीक रहेगा या नहीं, और साथ ही उसे बगीचे में जाने की अनुमति है भी या नहीं। उसे इस तरह से देखकर मिकेल बहाना बनाते हुए, ओ सच कहूँ तो काम करते समय मुझे चोट लग गई थी, और यह जानकर ही एना शौक हो जाती है कि आपको चोट लगी है। मिकेल पिछले हफ्ते से आराम कर रहा है ताकि उसकी चोट ठीक हो जाए। गैरेट ने कहा था कि यदि वह इधर उधर घूमेगा तो उसके लिए यह सही रहेगा, लेकिन अकेले जाना उसे बहुत ही ज्यादा उबाऊ लगता है, इसीलिए यदि वह उसके साथ जाएगी तो उसे खुशी होगी। क्योंकि एना मना नहीं कर सकती थी, इसीलिए जल्द ही वह गार्डन में टहलने के लिए आ जाते हैं। पहले तो वह हिचकिचा रही थी, लेकिन अब उसे देखकर मिकाइल को लग रहा था कि उसे इसमें मजा आ रहा है। उसे देखकर कोई भी पहचान नहीं सकता कि वह पहले वाली एना है। उसके बेजान बाल चमक रहे हैं, उसकी धब्बेदार कुपोषित त्वचा भी पूरी तरह से आकर्षक रूप में चमक रही है। सच कहे तो अब उसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा रौनक आ गई है। यह बिल्कुल ऐसा ही था कि बंजर भूमि में संघर्ष कर रहे नाजुक से अंकुर को पानी और खाद देने पर वह बिल्कुल फूल की तरह खिल जाता हो। सच कहे तो उसके लिए यह बस एक खेल था, लेकिन उसे बहुत ही ज्यादा इसमें आनंद आ रहा है। आखिर उसे आगे क्या करना चाहिए? अचानक से उन्हें वह फूल बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं और मिकेल बताता है कि वह डेजी के फ्लावर हैं, और यह जानकर एना सरप्राइज थी कि क्या उन्हें यही कहा जाता है। उसे देखकर मिकेल समझ सकता था कि वह ऐसी अपेक्षा कर सकता है कि उसे ऐसी चीजों के बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि बुनियादी तौर पर किसी ने इसके बारे में उसे सिखाया ही नहीं था। एना इनके बारे में जानती थी। वह बगीचे में
में खिलने वाले पहले फूल होते थे जो कि हमेशा सबसे पहले खिलते थे, उसे नहीं लगा था कि उनका नाम डेजी होगा। एना पूछने के लिए उससे माफी चाहती है, लेकिन वह एक के बाद एक फूलों के नाम उससे पूछती रहती है और मिकेल बताता रहता है कि यह लिलियम है और यह हिबिस्कस है। लेकिन सच कहे तो वह फूलों के नामों को जानकर ही बहुत ही ज्यादा खुश थे, जिस पर मिकेल को हैरानी महसूस हो रही थी कि क्या सच में वह इन छोटी चीजों से ही इतनी खुश है। अचानक से एना उससे जमीन पर लगे एक फूल के बारे में पूछती है, लेकिन मिकेल को इसके बारे में नहीं पता था। यह उसने नहीं देखा था और इसे माली ने भी नहीं लगाया है। उसे लगता है कि वह फूल बस खरपतवार है, लेकिन जो कि उसका कोई नाम नहीं था, इसीलिए यह जानकर ही एना बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और मिकेल को जानना था कि आखिर वह उसके बारे में जानने के लिए इतनी उत्सुक क्यों है। एना ने पहले भी इस फूल को देखा था। यह एक ऐसा फूल है जो कि बर्फ गिरने पर भी बिल्कुल भी मरता नहीं है, यहाँ तक कि वह बर्फ के समय पूरी तरह से खिल जाता है। इसीलिए वह बस जानने के लिए उत्सुक थी कि आखिर उसका नाम क्या हो सकता है। यह जानकर मिकेल उसे बताता है कि यदि ऐसा है तो क्या वह इस बारे में जाकर पता लगाए कि आखिर उसका नाम क्या हो सकता है। जब वह अंदर जाने वाले होते हैं तो अचानक से ही एना घबराने लगती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से उसे क्या हुआ और एना घबराते हुए, मुझे लगता है कि मुझे नौकरानियों की सीढ़ियों से जाना चाहिए। मिकेल को एहसास होता है कि सीढ़ियों का इस्तेमाल करने की वजह से उसे कोई कड़ी सजा मिली होगी, इसीलिए वह यहाँ पर बगीचे की तुलना में और भी ज्यादा परेशान लग रही है और जल्द ही वह अपने घाव को पकड़ते हुए कराने लगता है कि उसे दर्द हो रहा है। लॉर्ड मिकेल, क्या आप ठीक तो हैं? आपकी चोट की वजह से आपको दर्द हो रहा होगा, आपको आराम करना चाहिए। और मिकेल हाथ आगे बढ़ाते हुए, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं हो तो क्या आप मेरी सीढ़ियाँ चढ़ने में मदद करेंगी? यदि ऐसा है तो उसे इस तरह की हालत में वह मना नहीं कर सकती और जल्द ही उसका हाथ पकड़ते हुए उसे सीढ़ियों में ले जाने में उसकी मदद करती है। मिकेल को समझ में नहीं आ रहा था कि डर के कारण वह पीली पड़ गई है, उसके हाथ भी ठंड से कांप रहे हैं, तो आखिर उसे इतना ही ज्यादा डर था तो वह इसके लिए मना भी कर सकती थी। लेकिन शायद यह उसके स्वभाव में ही है कि डरने के बाद भी वह मदद करने की कोशिश कर रही है। वह विनम्र और धार्मिक जीवन जीने वाली व्यक्ति है जो कि ऐसे ईश्वर को मानती है जिसका अस्तित्व नहीं। इसके अलावा वह उसके स्वभाव से बिल्कुल विपरीत है। उसे समझ नहीं आता कि इतने वर्षों तक उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तो उसने पलटवार क्यों नहीं किया। यदि वह उसके हाथ को झटके से छोड़ते हुए उसे डांटने लगे तो वह कैसी प्रतिक्रिया करेगी। इसके अलावा जो कुछ भी उसने उसे दिया है उन्हें छीन कर उसे वापस से उसी तहखाने में धकेल दे तो आखिर वह कैसा व्यवहार करेगी। आखिरकार वह शिखर तक पहुंच जाते हैं। मिकेल उसे शुक्रिया अदा करता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह ऐसे विचार क्यों कर रहा है। यदि उसने ऐसा किया तो वह इसे स्वीकार कर लेगी। शायद पहले वह थोड़ी सी घबरा जाएगी, लेकिन बाद में ईश्वर के द्वारा किए गए निर्धारित भाग्य को समझकर इसे एक्सेप्ट कर लेगी। और क्या हो सकता है कि वह लेडी किसी से नफरत करने या किसी के प्रति द्वेष रखने में सक्षम भी है, लेकिन अभी इन विचारों का समय नहीं था। उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। और अचानक से ही उसे नीचे की ओर देखने पर पता चलता है कि शायद से उन्हें कोई देख रहा है और वह कैथरीन लोड्रेड थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह उन्हें ऐसे क्यों देख रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, इसीलिए नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज कंप्लीट द 1K सब्सक्राइब।